हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के डिस्कशन के इस सिलसिले में आज हम लोग सन 2007 के आए हुए सारे जीएस के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इसके पहले दोस्तों हम लोगों ने सन 2000 से लेकर 2006 तक के आए सभी प्रश्नों पे विस्तृत चर्चा किया है। तो जो दोस्त पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे उनसे निवेदन है कि वो सन 2000 से लेकर 2006 के बीच में आए हुए वीडियो को ज़रूर देख लें। दोस्तों आज हम लोग अपने इस प्रोग्राम में कुछ एडिशनल करने वाले हैं। जैसे हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक को जिनके पेपर में आने का चांस 90% प्लस है, कुछ ऐसे टॉपिक्स को रोज़ हम लोग कम से कम 2 से 3 टॉपिक पे पहले चर्चा कर लेंगे। मैक्सिमम इनको हम लोग 15 मिनट का टाइम देंगे और उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। फिर हम लोग अपना जो सन 2007 के 8 के जो आगे के सिलसिले में क्वेश्चंस रहेंगे उसको हम लोग करते चलेंगे। तो आज हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक में देखें तो हम लोग का पहला टॉपिक होगा आज की इम्पॉर्टेंट में सौर मंडल। सौर मंडल दोस्तों हम लोग सीधे फैक्ट पे निकलेंगे। पीटी के लिहाजे से हम लोग सौर मंडल को पढ़ेंगे। तो सौर मंडल में अगर हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह देखें तो 2 हैं, वो हैं बृहस्पति और शनि। तो इन 2 से संबंधित जो भी फैक्ट है सबसे पहले हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। तो अगर हम लोग बृहस्पति के बारे में देखें तो बृहस्पति के पास कुल 79 उपग्रह हैं। दूसरा हम लोग देखें तो यह सौर मंडल में सर्वाधिक तेज गति से घूर्णन करता है, यानी इसकी वेलोसिटी जो होती है सौर मंडल में सबसे अधिक होती है। थर्ड इसके बारे में हम लोग दोस्तों फैक्ट जानने की कोशिश करें तो ये चंद्रमा, इसकी जो चंद्रमा है उसको यूरोपा कहते हैं। इसकी चंद्रमा को यूरोपा कहते हैं। यूरोपा। कुछ अन्य फैक्ट देखें इसके बारे में तो इसके वायुमंडल में मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम गैस होती है। इसके वायुमंडल में मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है। और अगर इसके बारे में हम लोग फैक्ट देखें तो जोवियन वलय सिलिकेट के, इसके जो जोवियन वलय होते हैं, जोवियन वलय वह सिलिकेट के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग दोस्तों देखें तो शनि है। हम लोग देखेंगे तो शनि के पास कुल 82 उपग्रह हैं। इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह है उसका नाम है टाइटन। इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह है उसका नाम है टाइटन, यानी हम यहाँ पे लिखते हैं बिग, सबसे बड़ा जो है। उसके यहाँ से हम लोग देखें तो जो उसका दूसरा बड़ा उपग्रह है उसका नाम है रिया। जो अगर हम लोग अर्थ से पृथ्वी से शनि को देखेंगे तो हमको पृथ्वी से शनि पीला कलर का दिखाई देता है, पीले कलर का दिखाई देता है। और जो इसका टेम्परेचर है वो माइनस में है, -118 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब में इसका टेम्परेचर है। तो इस तरह से हम लोग, और इसके वायुमंडल में अगर हम लोग शनि के वायुमंडल में देखें तो शनि के वायुमंडल में हाइड्रोजन पाया जाता है, हीलियम पाया जाता है, मीथेन पाया जाता है CH4 और अमोनिया पाई जाती है NH3। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है बृहस्पति और शनि के बारे में। दोस्तों अगर हम लोग कुछ और देखें, इसको रफ करते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग देखें तो जो क्षुद्र ग्रह पट्टी होती है वो सबसे पहले सूर्य होता है। सूर्य के बाद से आप लोग देखें तो ये जो मंगल की पट्टी है और उसके बाद से जो बृहस्पति की पट्टी है। तो ये अगर हम ये मान लें कि ये मंगल है और ये हम मान लें कि यहाँ पे बृहस्पति है। तो इसी मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है। क्षुद्र ग्रह की पट्टी मंगल और बृहस्पति के बीच में पाई जाती है। ये फिगर थोड़ा सा अजीब बन गया दोस्तों, इसको एक बार फिर से रफ करके चाहे तो हम लोग देख लें। तो
ये देख लेते हैं। सपोज कर जाते हैं कि ये अंदर मंगल है, ये मंगल हो गया, और ये हो गया आपका बृहस्पति, और इन्हीं के बीच में क्षुद्र ग्रह की पट्टी पाई जाती है। तो एक पेपर का क्वेश्चन ये हो गया कि क्षुद्र ग्रह की पट्टी किसके बीच में पाई जाती है, तो वो पाई जाती है मंगल और बृहस्पति के बीच में। आगे हम लोग कुछ और फैक्ट देखें दोस्तों। तो पृथ्वी के समकक्ष जो ग्रह माना जाता है वो मंगल ग्रह माना जाता है। मंगल ग्रह जो है वो पृथ्वी के समकक्ष माना जाता है, और इसकी सतह चूंकि रेड है, यही रीजन है कि इसको लाल ग्रह भी कहते हैं। सौर मंडल का जो सबसे छोटा उपग्रह है, सबसे छोटा उपग्रह, तो दोस्तों वो है डिमोस। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है, इसको साफ लिख देते हैं, डिमोस है। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने कुछ फैक्ट को देख लिया। उसके बाद से हम लोग अगर कुछ नेक्स्ट फैक्ट को देखें तो हम देखेंगे कि धरातल पर जो हमको स्थलाकृतियाँ दिखाई देती हैं, जो धरातल पर स्थलाकृतियाँ दिखाई देती हैं, हम लोग उसके बारे में देखेंगे। कि हम देखेंगे कि धरातल पर जो अपरदनात्मक स्थल रूप हैं या स्थलाकृतियाँ हैं उनको देखेंगे, और जो निक्षेपात्मक हैं उनको देखेंगे, तो ध्यान से देखिए अगर हम लोग दोस्तों। तो अपरदनात्मक स्थलाकृतियों में जो पहला रोल होता है वो नदी का होता है, दूसरा जो होता है वो हिमानी का होता है, तीसरा जो होता है वो भूमिगत जल का होता है, चौथा जो होता है वो सागरी जल का होता है, और पांचवा पवन का। तो नदी, हिमानी, भूमिगत जल, सागरी जल और पांचवा है पवन। तो अब हम लोग इनके अपरदनात्मक रूप को देखेंगे, तो दोस्तों देखिए अगर हम लोग, तो जो बहती हुई नदी है उसकी जो अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ उनमें है वी आकार की घाटी। दोस्तों जो हिमानी है वो यू आकार की घाटी बनाती है, और नदी वी आकार की घाटी बनाती है। नदियाँ गार्च बनाती हैं, कैनियन बनाती हैं, विसर्प बनाती हैं। यहाँ पे हम लोग लिख ले दोस्तों, विसर्प बनाती हैं। और इसके बाद से हिमानी का देखें तो यू आकार की घाटी, लटकती घाटी। साथ ही साथ अगर हम लोग हिमानी को देखें तो हिमानी इसके साथ साथ टॉर्न बनाती है, यहाँ पे लिख लेते हैं टॉर्न, हॉर्न, ये कुछ स्थलाकृतियाँ हैं। सर्क जो कि हिमानियाँ बनाती हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हर्न है, सर्क है, ये थोड़ा सा दोस्तों गलत लिखा गया है, ये सर्क है। तो ये सब इसकी कुछ महत्वपूर्ण अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ हैं। सागरी जल का हम लोग देखें तो सागरी जल कंदराएं, तटीय कंदराएं बनाते हैं, तटीय कंदराएं। उसके बाद से हम लोग देखें तो इसमें स्टैक बनता है, ये सागरी जल का है, यहाँ पे हम लोग देख लेंगे दोस्तों, थोड़ा सा गलत हो गया है। सागरी जल का साफ साफ लिख लेते हैं, सागरी जल। तो जो सागरी जल की अपरदनात्मक स्थलाकृतियां हैं वो कौन कौन सी हैं, तो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है तटीय कंदरा, दूसरा इंपॉर्टेंट है स्टैक। इसमें एक मेहराब भी होता है दोस्तों, ये भी सागरी जल से ही है। अब इसके बाद से अगला हम लोग देखें तो भूमिगत जल से देखते हैं। भूमिगत जल से देखें तो डोलाइन बनता है, पहला सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो डोलाइन है। कंदराएं बनती हैं,
कंदराएं बनती हैं, कार्स्ट स्थलाकृतियाँ भूमिगत जल से ही बनती हैं, अंधी घाटी बनती है, अंधी घाटी बनती है, युवाला बनता है, युवाला, और एक अंतिम है पोलजे। तो ये इसका इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको जरूर अपने नोट पे लिख लेंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग और अंतिम देखें तो पवन है, पवन। तो अगर हम लोग पवन से देखें तो श्रृंग, बरखान, यारडंग, तो ये कुछ एक होता है कि छत्रकशिला, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो कि पवन के द्वारा अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ हैं। दोस्तों इसको हम लोग रफ कर लेते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट कर लें। इसको हम लोग रफ कर देते हैं दोस्तों। तो अब तक हम लोग कुछ बेसिक सौर मंडल के फैक्ट देख लिए और अपरदनात्मक स्थलाकृतियों को देख लिए। आगे हम लोग दोस्तों एक दो चीज़ और जान लेते हैं कि जो फ्योर्ड तट होता है, फ्योर्ड तट, तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो नॉर्वे है, नॉर्वे। तो नॉर्वे का जो तट है वो फ्योर्ड तट का सबसे अच्छा उदाहरण है। और जो गुजरात का काठियावाड़ तट है वो निगत समुद्र तट का सबसे अच्छा उदाहरण है। क्या है, कौन है? तो गुजरात का काठियावाड़ एरिया, गुजरात का काठियावाड़ एरिया, काठियावाड़ क्षेत्र। इसके बाद से दोस्तों पिछली बार हम लोग देखे थे कि कुछ स्थानीय पवनों के नाम आए थे पेपर में, तो हम लोग कुछ स्थानीय पवनों के नाम देख लेते हैं। तो हम लोग देखेंगे, जो एक तरफ पवन लिख लेते हैं और इसको पहले रफ कर देते हैं दोस्तों। इन फैक्ट को दोस्तों जरूर देखेंगे, इसमें से मैक्सिमम चांस है कि ये फैक्ट वापस आपके पेपर में फंस जाए। तो हम लोग देखेंगे कि एक तरफ पवन लिख लेंगे और दूसरी तरफ स्थान लिख लेंगे। तो एक बोरा नाम की पवन है जो कि इटली में चलती है, खासतौर पे इटली के एड्रियाटिक तट पर। एक फॉन नाम की पवन है जो कि आल्पस पर्वत पर, आल्पस पर्वत पर। सेकेंड, थर्ड हम लोग देखें तो मिस्ट्रल इंपॉर्टेंट है। मिस्ट्रल कहाँ पे है? तो ये फ्रांस में, बेसिकली हम देखेंगे दक्षिण फ्रांस में है और ये दक्षिण फ्रांस से भूमध्य सागर की ओर चलती हैं, भूमध्य सागर की ओर चलती हैं। तो देख सकते हैं कि मिस्ट्रल कहाँ से है? दक्षिणी फ्रांस से भूमध्य सागर की ओर चलती हैं। उसके बाद हम लोग चिनूक देख लें। नेक्स्ट है चिनूक, तो चिनूक यूएसए की है। नेक्स्ट हम लोग सिराको देखें, सिराको देख लें। तो दोस्तों जो सिराको है वो सहारा रेगिस्तान की है, सहारा रेगिस्तान की है। और ये जो सिराको है यही इटली में रुधिर वर्षा करती है, रुधिर वर्षा करती है। तो एक ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद से एक बचा लास्ट जो है वो है खमशीन, लास्ट बचा और वो है खमसीन। तो दोस्तों जो खमसीन है यह मिस्र की पवन है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि कुछ पवनों के नाम हम लोगों ने देख लिया है, जिसमें है बोरा, फॉन, मिस्ट्रल, चिनूक, सिराको और खमशीन। और उनके क्षेत्र हम लोगों ने देख लिया कि बोरा इटली में चलती है, बेसिकली जो एड्रियाटिक तट है। फॉन आल्पस पर्वत के पास चलती है। मिस्ट्रल दक्षिण फ्रांस से भूमध्य सागर की ओर, चिनूक यूएसए की ओर, सिराको सहारा रेगिस्तान में, और यही इटली में इस रुधिर वर्षा करती है या रुधिर खमसीन मिस्र का। इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने कुछ फैक्ट देख लिए हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों आगे। तो हम लोग अपरदनात्मक देख लिए हैं, अब हम लोग कुछ निक्षेप
निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां देखते हैं। निक्षेपात्मक स्थल रूप तो देखते हैं दोस्तों कि जो नदियों द्वारा है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं नदियों द्वारा। तो जलोढ़ पंख सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, जलोढ़ पंख। सेकेंड जलोढ़ शंकु, बाढ़ का मैदान, बाढ़ का मैदान, गोखुर झील, गोखुर झील। तो ये नदी द्वारा निक्षेपात्मक स्थल रूप है। इसके बाद से हम लोग हिमानी आते हैं। तो दोस्तों हम लोग हिमानी देखें अगर, तो जो हिमानी द्वारा है तो हिमोड, इसका निक्षेपात्मक है हिमोड। हिमोड के बाद से अगर हम देखें ड्रमलीन, सेकेंड है ड्रमलीन। थर्ड हम लोग देखें तो इसका है एस्कर। और लास्ट इंपॉर्टेंट देखें तो उसका नाम है किटेल। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों केवल हिमोड है और ड्रमलीन है। इसके बाद से अगर हम लोग नेक्स्ट देखें तो भूमिगत जल द्वारा देखेंगे, भूमिगत जल। तो दोस्तों अगर हम लोग देखें तो भूमिगत जल द्वारा तो स्टैलेक्टाइट, स्टैलेक्टाइट, उसके बाद से कंदरा, ड्रीप स्टोन और लास्ट स्टैगमाइट, स्टैगमाइट। तो दोस्तों अगर हम लोग को दो इंपॉर्टेंट इसमें तलाशना हो तो स्टैलेक्टाइट, स्टैगमाइट, ये दो वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें कंदरा भी हम देखेंगे, एक आध बार पेपर में आ चुका है। तो दोस्तों इसको भी हम लोग देख लेंगे। थोड़ा सा अगर हम लोग एक दो इंपॉर्टेंट फैक्ट और देख लें तो जो लोकस का मैदान है, जो लोकस का मैदान है वो बेसिकली चीन में पाया जाता है। और जो पंजाकार डेल्टा का निर्माण हम देखेंगे कि मिसिसिपी, मिसौरी नदी जो है, मिसिसिपी, मिसौरी नदी जो है यह पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है। पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे कि पंजाकार डेल्टा का निर्माण कौन करती है, तो मिसौरी, मिसिसिपी नदी। और दंताकार अगर हम लोग डेल्टा देखें तो एक फैक्ट देख लेते हैं, तो दंताकार डेल्टा, तो जो दंताकार डेल्टा होता है वो होता है एब्रो डेल्टा। तो पेपर में आ जाएगा कि दंताकार डेल्टा कौन सा है, तो वो है एब्रो डेल्टा, इसी को दंताकार डेल्टा कहते हैं। और अगर हम लोग देखें दोस्तों कि विश्व में कैनियन का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है, तो हम लोग देखेंगे कि विश्व में जो कैनियन का सबसे अच्छा उदाहरण है वो यूएसए में स्थित है। और वो यूएसए का ग्रैंड कैनियन है, ग्रैंड कैनियन है। तो कैनियन का सबसे अच्छा उदाहरण यूएसए का ग्रैंड कैनियन है। और ये किस नदी के तट पर है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। तो ये है कोलोरेडो नदी के तट पर, कोलोरेडो नदी के तट पर, नदी के तट पर। तो दोस्तों ये आज हम लोग दूसरा टॉपिक खत्म किए। थर्ड आज हम लोग एक टॉपिक और खत्म करेंगे जल्दीबाजी में, और वो है फॉरेस्ट। थर्ड टॉपिक हम लोग आज जो इंपॉर्टेंट खत्म करेंगे दोस्तों, उस टॉपिक का नाम है फॉरेस्ट 1। अभी दोस्तों इसमें एक होमवर्क कर लेंगे जो कि करेंट का है, कि अभी रिसेंट में एक वन पॉलिसी आई है, और तो उसके बारे में हम लोग देख लेंगे कि जो अभी वन गणना की गई है उसका क्या रिपोर्ट है। तो हम लोग देख सकते हैं कि 2019 में की गई है। तो इस रिपोर्ट को हम लोग देख लेंगे। तो ये होमवर्क के तौर पे देख लेते हैं, करंट में ये मिल जाएगा। आगे हम लोग देखिए दोस्तों, तो वन के संबंध में जो संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं सबसे पहले उसको समझते हैं। यानी वन के संदर्भ में जो संवैधानिक प्रावधान है,
तो हम लोग देखेंगे कि आर्टिकल 48A जो कि क्या है, डीपीएसपी है। तो इस डीपीएसपी में कहा गया है कि पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन एवं वन और वन्य जीवों की रक्षा। तो क्या है इसमें, पर्यावरण संरक्षण सीधे लिखा है, संवर्धन लिखा है और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा लिखा है। यानी कि आर्टिकल 48A जो है वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड यानी पर्यावरण एवं वन से रिलेटेड है। सेकंड हम लोग देखें तो फंडामेंटल ड्यूटी में हम लोग देखेंगे तो आर्टिकल 51 क 6 के तहत बोला गया है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें। यानी ये फंडामेंटल ड्यूटी बोली गई है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें और उसका संवर्धन करें। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों तो 42nd अमेंडमेंट किया गया था। इस 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में किया गया था और उसमें वन एवं वन्य जीव को संवर्ती सूची में डाल दिया गया। वन एवं वन्य जीव को संवर्ती सूची में डाल दिया गया। यानी अब इस पे जो लॉज है वो सेंटर भी बना सकती है और स्टेट भी बना सकती है। इससे फायदा क्या होगा दोस्तों, तो मैनेजमेंट करना, पर्यावरण का मैनेजमेंट करना बहुत ही आसान हो जाएगा। थोड़ा हम इतिहास के परिप्रेक्ष्य में अगर जाएं तो हम लोग देखेंगे कि मौर्य पीरियड में जो वन अधिकारी होते थे वो हमको मिलते हैं कि मौर्य पीरियड में कुछ वन से लेकर अधिकारी हुआ करते थे, उनके नाम देख लेते हैं। तो इसमें पहला है वनपाल, दूसरा है कुप्याध्यक्ष और तीसरा है विविताध्यक्ष। तो तीन है वनपाल, कुप्याध्यक्ष और विविताध्यक्ष। तो जो कुप्याल जो वनपाल होता था वो वन रक्षक होता था। मौर्य पीरियड में वो क्या होता था, वन रक्षक होता था। जो कुप्याध्यक्ष है वो वन उत्पादों का अध्यक्ष होता था, वन उत्पाद का अध्यक्ष होता था। और जो विविताध्यक्ष होता था वो चारागाह नियंत्रक होता था, चारागाह नियंत्रक होता था। ये तीनों का संबंध मौर्य पीरियड से है। एक वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेंगे दोस्तों जिसके आने का बहुत चांस है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चारागाह पर और मकान पर कर लगाया था। चारागाह पर और मकान पर कर लगाया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने, एके ने। तो जो चारागाह पर उसने कर लगाया था उसको कहते हैं चरी, और जो मकान पर उसने कर लगाया था उसको कहते हैं घरी। तो आ सकता है कि चरी और घरी क्या है, तो चरी और घरी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा क्रमशः चारागाह और मकान पर लगाया गया कर है। अब हम लोग कुछ दोस्तों शोध संस्थानों के बारे में देख लेते हैं जो कि अक्सर पेपर में आते हैं और ये इन्वायरमेंट से ही रिलेटेड शोध संस्थान है। तो इनमें सबसे पहला हम लोग देखेंगे नीरी। तो जो नीरी है, नीरी यानी राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, वो कहां पे है, तो वो नागपुर में है। कहां पे है? नागपुर में। सेकंड अगर हम लोग देखें राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संस्थान ब्यूरो, राष्ट्रीय पादप आनुवंशिकी संस्थान ब्यूरो, ये कहां पे दोस्तों, ये न्यू दिल्ली में है। न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट अगर हम लोग इंपॉर्टेंट देखें
तो वन अनुसंधान संस्थान, वन अनुसंधान संस्थान। तो दोस्तों वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो देहरादून में है। नेक्स्ट अगर हम लोग लास्ट देखें तो इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, IWST, ये कहाँ पे है? तो बेंगलुरु में है, बेंगलुरु में है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट था, इसको हम लोग देख लिए। आगे हम लोग बढ़ते दोस्तों। तो अगर हम लोग विश्व वन का वितरण देखें, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट अब तक का है, विश्व वन का अगर हम लोग वितरण देखें तो सबसे पहले मिलते हैं हमको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षावन, और ये हमको 10 डिग्री नॉर्थ साउथ में मिलते हैं, 10 डिग्री नॉर्थ साउथ में हमको मिलते हैं। और इसके जो इंपॉर्टेंट वृक्ष है उनका नाम है महोगनी, आबनूस, और थर्ड है रोजवुड। दोस्तों सेकेंड जो है वो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, इसी को हम लोग मानसूनी वन भी कहते हैं, इसी को हम लोग मानसूनी वन भी कहते हैं। ये बेसिकली 10 डिग्री से लेके 25 डिग्री नॉर्थ और साउथ में पाए जाते हैं। इनके इंपॉर्टेंट वृक्ष अगर हम लोग देख लें तो वो साल है, सागौन है, साल, सागौन, नीम और शीशम, नीम और शीशम। थर्ड अगर हम लोग देखें तो शीतोष्ण सदाबहार वन है, थर्ड शीतोष्ण सदाबहार वन, सदाबहार वन। ये अगर हम लोग देखें तो बेसिकली यह मध्य अक्षांशों में पाए जाते हैं, खासतौर पे तटीय प्रदेशों में, तटीय प्रदेशों में, तो मध्य अक्षांशों के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। इनके इंपॉर्टेंट अगर हम लोग वृक्ष देखें तो वो ओक, यूकेलिप्टस, लॉरेल, ये सब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से अगर हम लोग इसको 4th नंबर पे देखें दोस्तों तो शीतोष्ण कोटधारी बनाते हैं, शीतोष्ण कोटधारी वन, इसी को हम लोग टैगा बायोम भी कहते हैं, इसी को हम लोग टैगा वन वायोम भी कहते हैं। तो इनके बारे में देखें तो ये बेसिकली 15 डिग्री टू 16 डिग्री नॉर्थ में पाए जाते हैं। दोस्तों ध्यान देंगे कि टैगा वन जो है ये साउथ में नहीं पाए जाते हैं, ये केवल उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं। और इनका जो इंपॉर्टेंट वृक्ष है वो है चीड़, देवदार, स्प्रूस, तो ये इसकी इंपॉर्टेंट वृक्ष है। 5वें नंबर पे अगर हम लोग देखें तो भूमध्य सागरी, भूमध्य सागरी, भूमध्य सागरी बेसिकली क्या होते हैं कि मध्य अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिम किनारों पर शीतकालीन वर्षा प्रदेश में पाए जाते हैं। तो पहली बात कि शीतकालीन वर्षा प्रदेश में पाए जाते हैं, शीतकालीन वर्षा प्रदेश में पाए जाते हैं। दूसरा, ये महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर, पाए जाते हैं और दक्षिण पूर्वी किनारों पर, दक्षिण पूर्वी किनारों पर। तो ये दो जगह पे, महाद्वीपों के पश्चिमी तट पे और दक्षिण पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं। यह शीतकालीन वर्षा जो प्रदेश है वहाँ पे पाए जाते हैं। इनके एग्जाम्पल में देखें तो इनके एग्जाम्पल में है जैतून, कार्क, पाइन, ETC।
तो दोस्तों इस तरह से हम लोग लगभग सब देख लिए। भारत में जो वन पाए जाते हैं इनको हम लोग कल देख लेंगे। तो दोस्तों आज हम लोग 3 टॉपिक नियर अबाउट वन खत्म किए, जो अपरदनात्मक एवं निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ हैं उनको खत्म किए, और थोड़ा सा हम लोग बैकग्राउंड लिए सौर मंडल का। दोस्तों जिस हिसाब से पेपर में इम्पॉर्टेंट है बस उसी हिसाब से हम लोग पढ़े हैं, बहुत डीप में इसलिए नहीं गए हैं क्योंकि पीटी में यहाँ से क्वेश्चन बहुत डीप में नहीं जाएंगे। तो आगे हम लोग आते हैं दोस्तों, अपना आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन हम लोग का जो है दोस्तों वो है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो जो पहला क्वेश्चन हमारा वो है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले आर्यों के बारे में ही समझ लेते हैं। तो हम लोग देखेंगे जो सिंधु सभ्यता का जब पतन होता है, यानी जो सिंध सभ्यता यानी हड़प्पन कल्चर का जब पतन होता है, तो उसके बाद से भारत में जो नई सभ्यता आती है उसका नाम है ऋग्वैदिक। और ये जो ऋग्वैदिक सभ्यता है, इस वैदिक संस्कृति के जो निर्माता माने जाते हैं, इसके निर्माता माने जाते हैं आर्य। हालांकि ये प्रिंसिपल अभी हाल के दिनों में चैलेंज करके इसको कैंसिल किया गया है, लेकिन इस आर्य वर्ड का अर्थ होता है श्रेष्ठ। इस आर्य वर्ड का अर्थ है श्रेष्ठ। आगे अगर हम लोग कुछ और भी थोड़ा सा फैक्ट जानने की कोशिश करें तो हम लोग देखेंगे कि जो ऋग्वैदिक पीरियड है, जो ऋग्वैदिक काल है, तो दोस्तों जो ऋग्वैदिक काल है वो मूलतः ग्रामीण थी। पहली बात ये याद रखेंगे, मूलतः ग्रामीण थी। दूसरी बात हम लोग याद रखेंगे कि यह परिवार आधारित था, यानी फैमिली कॉन्सेप्ट चल रहा था। और इसमें जो मूल व्यवसाय था वो पशुपालन था। इसका मूल व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। कृषि भी था लेकिन कृषि सेकेंडरी था, प्राइमरी पे पशुपालन था। समाज जो था वो पितृसत्तात्मक था, हालांकि महिलाओं को अच्छी स्थिति थी। तो इस तरह से हम लोग कुछ और भी फैक्ट देख लिए। दोस्तों ऋग्वैदिक काल के स्रोत में अगर हम लोग जाएं तो ऋग्वैदिक काल के 3 स्रोत मिलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक है बोगाज कोई अभिलेख। बोगाज कोई अभिलेख ये इंपॉर्टेंट इसलिए है दोस्तों क्योंकि हम लोग देखेंगे यहाँ पे वैदिक देवताओं का उल्लेख मिला है। जिन वैदिक देवताओं का उल्लेख मिला है वो है इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य, यानी 4 वैदिक देवताओं का कुल वर्णन मिला है। यहाँ पे सबसे ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि अग्नि का वर्णन नहीं मिला है, अग्नि का, जबकि हमको पता है कि दूसरे बड़े देवता ऋग्वैदिक एरा के अग्नि थे, लेकिन हमको अग्नि का वर्णन नहीं मिला है। तो बोगाज कोई के बारे में क्वेश्चन यह सकता है कि निम्नलिखित में से किस देवता का वर्णन नहीं मिला है, तो वो है अग्नि। सेकेंड क्वेश्चन पर अगर हम लोग जाएं, और जो सेकेंड है वो है कस्सी अभिलेख। वो है कस्सी अभिलेख। सो कस्सी अभिलेख से हमको ये ज्ञात हुआ है कि ईरानी आर्यों की एक शाखा भारत में आई थी, यानी जो ईरानी आर्यंस थे उनकी एक शाखा इंडिया आई थी, भारत आई थी। एक शाखा उनकी भारत आई थी। तो ये कस्सी अभिलेख हमको बताता है। अगर हम लोग थर्ड देखें तो वो है भगवानपुरा। भगवानपुरा, और ये भगवानपुरा है कहाँ पे? तो हरियाणा में है। हरियाणा में है। और यहाँ से हमको 13 कमरों का एक मकान मिला है, जिससे हमको इस सभ्यता के, इस संस्कृति के उन्नत होने का प्रमाण प्राप्त होता है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया दोस्तों श्रेष्ठ वर्ड होता है। हम लोग पूरा बैकग्राउंड इसलिए देख लिए। अब इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आएंगे आगे के दिनों में तो उस पर हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे, उस पर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। योग दर्शन दोस्तों, षट दर्शन के बारे में पिछले 7 सालों में लगभग 4 बार से अधिक पूरे डीप में चर्चा की गई है। तो इसके सीधे आंसर पर जाएंगे कि योग का जो संबंध है वो महर्षि पतंजलि से है। यही कारण है कि रामदेव बाबा ने, जो कि योग के गुरु हैं, और इन्होंने जो संस्था स्टेब्लिश की उसका नाम भी है पतंजलि। थर्ड पे आते हैं कि मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया। यानी इसको हम लोग देखेंगे तो पितृहंता वंश कहते हैं। पितृहंता वंश कहते हैं। हम लोग देखेंगे कि पहले
एक है वो है अजातशत्रु, ये अपने पिता को मार के शासन पे आता है। इसके पिता थे बिंदुसार, तो ये अपने पिता की हत्या करता है। बाद में इसकी भी हत्या इसके पुत्र के द्वारा कर दी जाती है। इसी के कारण इस वंश को पितृहंता वंश के रूप में जानते हैं। दोस्तों मगध साम्राज्य के अगर हम लोग बारे में जाने तो ये 16 महाजनपदों में से एक है। हमको पता है कि बौद्ध साहित्य जो अंगुत्तर निकाय है और महावास्तु है अंगुत्तर निकाय और महावास्तु, इनसे हमको 16 महाजनपदों के बारे में पता चलता है। अगला अगर हम लोग देखें दोस्तों तो जो मगध की राजधानी थी वो गिरिवज या राजगीर थी, जिसके बारे में हम लोग कल के दिनों में पढ़ भी चुके हैं। गिरिवज या राजगीर थी। बाकी 16 महाजनपदों के अगर हम लोग नाम देखें तो वो है अंग, अवंती। अगर हम लोग साथ में राजधानी भी दोस्तों देखते चले, आप लोग चाहे तो नोट पे लिख सकते हैं कि जो अंग महाजनपद था उसकी राजधानी का नाम चंपा था। दूसरा दोस्तों अवंती, इसकी राजधानी का नाम उज्जैन था। तीसरा काशी, इसकी राजधानी वाराणसी थी। चौथा कोसल, इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। पांचवा कंबोज, इसकी राजधानी हाटक थी। छठा कुरु, इसकी राजधानी हस्तिनापुर थी। सातवां गांधार, इसकी राजधानी तक्षशिला थी। सातवां मगध, इसकी गिरिवज थी। मल्ल, इसकी कुशीनगर थी। मत्स्य, विराटनगर थी। वत्स, कौशाम्बी थी। वज्जी का वैशाली था। सूरसेन का मथुरा था। पांचाल का कामपिल्ली था। चेदी का सुक्तिवती था। और लास्ट अस्मक, इसका पैठान या पोटन। तो दोस्तों 16 जनपदों के नाम हम लोग लिख के इसलिए नहीं याद किए क्योंकि पूर्व के दिनों में इसको हम लोग पढ़ चुके हैं और ठीक से इसको पढ़ चुके हैं, तो इसलिए इसको हम लोग इग्नोर किए, यहाँ पे टाइम नहीं दिए, बस सुन लिए। जो दोस्त पहली बार देख रहे हैं वो चाहेंगे तो इसको लिख लेंगे सुन के। तो 4th नंबर क्वेश्चन पे सीधा आते हैं दोस्तों। मनुस्मृति कह रहा है कि मनुस्मृति मुख्यतया संबंधित है। तो हम लोग देखेंगे कि जो मनुस्मृति है वो ऋग्वैदिक एरिया में लिखी गई और यह सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथों में से, प्रामाणिक ग्रंथों में से एक है। हम देखेंगे कि यह शुंग काल में लिखी गई थी। तो पेपर में क्वेश्चन एक तो यह आ सकता है कि मनुस्मृति किस पीरियड में लिखी गई थी, तो ये ईसा पूर्व 2वीं सदी में यानी शुंग काल में लिखी गई थी। और ये बेसिकली सामाजिक व्यवस्था से जो संबंधित एक बुक है। तो हम लोग देखेंगे 5th क्वेश्चन। हर्ष के दरबार में वेनसांग को एक दूत के रूप में भेजा था। अगला क्वेश्चन है हर्ष के दरबार में वेनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था। तो हम लोग देखेंगे कि हर्ष का जो पीरियड है वो गुप्तोत्तर पीरियड से संबंधित है। गुप्तों के बाद का जो पीरियड है वहां से संबंधित है। और जो हर्ष थे वो वर्धन वंश से संबंधित थे। वो वर्धन वंश से संबंधित थे। वर्धन वंश। आगे हम लोग देखें दोस्तों, तो जो इस वर्धन वंश थी इसकी स्थापना पुष्यभूति ने की थी। इसकी स्थापना किसने की थी? पुष्यभूति ने की थी। और बाद आगे चलकर इसी के जो प्रभावशाली शासक हुए वो हुए हैं प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन और फिर हर्षवर्धन। हम देखेंगे राज्यवर्धन हर्षवर्धन के बड़े भाई थे। राज्यवर्धन की हत्या की गई थी। इनकी हत्या की जब सूचना पाए तो यहाँ पे गद्दी पे फिर बैठे हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में एक वेनसांग आया था जो कि बौद्ध धर्म का एक भिक्षुक था। तो जब बौद्ध धर्म का वो एक भिक्षुक था तो उसको दूत बना के कौन भेजेगा? जब वो दूत था ही नहीं तो यानी इसका ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वेनसांग तो एक बौद्ध भिक्षुक था और इसकी एक बुक है उसकी नाम है सीयूकी। नेक्स्ट क्वेश्चन अकबरनामा। दोस्तों अकबरनामा के बारे में हम लोग पिछले दिनों में भी पढ़े हैं। थोड़ा सा बस इसका हिंट लेते हैं कि जो अकबरनामा लिखा किसने था, तो अबुल फजल ने लिखा था। इस पुस्तक को आईने अकबरी कहते हैं। इस पुस्तक को आईने अकबरी कहते हैं। और यह पुस्तक राजनीति, साहित्य, न्याय प्रणाली, धार्मिक जीवन इन सब पे प्रकाश डालती है। यानी एक होलिस्टिक बुक है हम कह सकते हैं।
7वें नंबर पे जाते हैं, किसके प्रशासन में अस्थाई बंदोबस्त आया था? तो दोस्तों यह है लॉर्ड कॉर्नवालिस। हम देखेंगे बंगाल के रीजन में आया था ये। इसके बारे में हम लोग पहले खूब डीप में दोस्तों, चाहे वो अस्थाई बंदोबस्त हो, चाहे वो रैयतवाड़ी हो, चाहे वो महालवाड़ी हो, इसके बारे में हम लोग पूर्व के दिनों में बहुत बेहतर चर्चा किए हैं। तो एक बार दोस्तों आपसे निवेदन है वहाँ से जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट, हम कह सकते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिकों में से एक है। हम लोग देखेंगे कि अस्थाई बंदोबस्त में जो टैक्स कलेक्शन होता था वो बहुत ज़्यादा था लेकिन फिक्स था, और उस टैक्स कलेक्शन का जो 10/11 हिस्सा था वो अंग्रेज ले लेते थे, और जो 1/10 हिस्सा था वो जो जमींदार वर्ग था उनके हाथ में रहता था। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि लगभग 92% प्लस जो टैक्स कलेक्शन था वो किसके पास जाता था? अंग्रेजों के हाथ में। अब आगे हम लोग देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन कि लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं। तो दोस्तों लॉर्ड मैकाले के हम लोग सीधे बोलते हैं कि लॉर्ड मैकाले की शिक्षा, मैकाले की शिक्षा, तो संबंधित है ये इंग्लिश शिक्षा से। एक्चुअली हुआ क्या था कि हम लोग देखेंगे कि 1800 के बाद अंग्रेजों को अपना शासन चलाने के लिए कुछ, हम कह सकते हैं कि क्लर्क टाइप के लोगों की जरूरत पड़ी। तो उन्होंने भारतीयों को थोड़ा सा पढ़ाने की सोची, थोड़ा शिक्षित करने का सोचा, ताकि वो क्लर्क की लेवल पे आ सके। तो इसमें एक डिबेट था कि शिक्षा का माध्यम कैसा हो, देसी में हो या पाश्चात्य शिक्षा हो। तो मैकाले ने फाइनली डिसाइड किया कि नहीं, शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से होगी। और इस तरह से हम लोग देखेंगे कि आज भी इस मैकाले शिक्षा पद्धति की जो जड़ है वो कहीं ना तो कहीं दिखाई पड़ती है। 9th नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं दोस्तों, जिसके बारे में हम लोग पूर्व के दिनों में भी बहुत बेहतर किए हैं, फिर भी इसको हम लोग देख लेते हैं। तो कह रहा कि निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों अगर हम लोग थोड़ा सा एक और फैक्ट देख लें यहाँ पे आके अकबरनामा के बारे में, तो अकबरनामा के बारे में तो खैर हम लोगों ने सब देख लिया है, लेकिन अकबर के 9 रत्नों को हम लोग एक बार देख लेते हैं, क्योंकि वो बेहद इंपॉर्टेंट है। अकबर पे पिछली बार भी क्वेश्चन आया था, इसलिए हम लोग ध्यान देंगे। अकबर के 9 रत्न का नाम लिख लेते हैं। आप यहाँ पे हम लोग शॉर्ट में लिख देते हैं, आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। बीरबल थे, तानसेन थे, तानसेन के बारे में भी देखेंगे हम लोग, पिछली बार क्वेश्चन आया था। अबुल फजल थे, अबुल फजल थे, फैजी थे, फैजी थे, राजा मान सिंह थे, राजा मान सिंह। उसके बाद से राजा टोडरमल थे, राजा टोडरमल थे। नेक्स्ट मुल्ला दो प्याजा, यानी मुल्ला दो प्याजा थे, M2P, मुल्ला दो प्याजा। और फ़कीर अजुद्दीन, और एक फ़कीर अजुद्दीन थे, अजुद्दीन थे। तो ये अकबर के 9 रत्न हो गए। तो लोग ध्यान देंगे दोस्तों, इसको देख लेंगे। बीरबल, तानसेन, अबुल फजल, फैजी, राजा मान सिंह, राजा टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, फ़कीर अजुद्दीन। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए हमको लगा कि बैक आके एक बार बता देना चाहिए। तो इसको हम लोग देख लेंगे। आगे हम लोग आते हैं, तो हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन लगा चुके थे। 9th नंबर क्वेश्चन का दोस्तों, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के हिसाब से अरेंज करना है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जो चंपारण आंदोलन हुआ था, ये हुआ था 1917 में, और ये बिहार में है। किसानों का एक विद्रोह था। रामचंद्र शुक्ला जी के कहने पे जो गांधी जी थे वो चंपारण में गए, और ये एक सक्सेसफुल आंदोलन था, इसमें सफलता मिल गई थी। चोरी चोरा घटना हम लोग देखेंगे, तो जो चोरी चोरा घटना हुई थी वो 1922 में हुई थी, और इसी के पश्चात असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। अमृतसर घटना अगर हम लोग देखें तो मुझे पता है कि दोस्तों जो अमृतसर घटना है वो हुई थी 1919 में। इसी को हम लोग जलियांवाला बाग कांड भी कहते हैं, जलियांवाला बाग कांड कहते हैं। मोपला विद्रोह दोस्तों, ये जो घटना है मोपला विद्रोह की, ये काफ़ी पुरानी घटना है, 1921 की घटना है। मोपला बेसिकली क्या था कि मोपला विद्रोह जो था वो केरल के जो मोपला मुसलमान थे उनके द्वारा किया गया था। स्थानीय जमींदारों एवं ब्रितानियों के, यानी जो इंग्लिश थे, उनके विरुद्ध किया गया था। ये विद्रोह बेसिकली मालाबार तट पे हुआ था। और जो खिलाफत आंदोलन चल रहा था, हम देखेंगे असहयोग आंदोलन के साथ
खिलाफत आंदोलन चला था, या हम उल्टा बोल रहे हैं कि खिलाफत आंदोलन के साथ असहयोग आंदोलन को मैच किया गया था, मर्ज किया गया था। तो उसको दबाने के लिए जो अंग्रेजों ने दमनात्मक कार्रवाई की थी, इसी से क्षुब्ध होकर मोपला विद्रोह, जो मोपला मुसलमान थे केरल के, उन्होंने किया था। तो इस तरह से हम लोग मोपला विद्रोह का बैकग्राउंड भी देख लिए, बाकी का बैकग्राउंड भी हम लोग जानते हैं। तो इसको अरेंज करेंगे तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी पे चंपारण सबसे पहले होगा, फिर अमृतसर होगा, फिर चौरी चौरा होगा, उसके बाद से मोपला होगा, फिर चौरी चौरा होगा। तो इसको अरेंज कर लेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? यानी हमको बताना है कि जिस अधिवेशन में भारत विभाजन का प्रस्ताव एक्सेप्ट किया गया, स्वीकृत किया गया, उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों हम लोग देखेंगे तो इसका जो सही आंसर है वो है कृपलानी ने की थी, जे.बी. कृपलानी ने की थी। हालांकि इसके पहले जवाहरलाल नेहरू थे, नेहरू जी ने रिजाइन कर दिया था। तो नेहरू जी ने जब रिजाइन कर दिया, उसके बाद से कृपलानी जी को बनाया गया था, तो इसके कृपलानी थे। तो आगे अगर हम लोग देखें, किसने कहा था कि मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में एक कील सिद्ध होगा? तो हमको पता है दोस्तों कि जो लाला लाजपत राय थे, इनकी पीठ की हत्या कर दी गई थी। और हमको पता है कि 1927 में साइमन कमीशन आया था, इसी का वो विरोध करते हैं। साइमन कमीशन, गो बैक का नारा हम लोग जानते हैं। और इसी में उन पर लाठीचार्ज की गई और उनकी डेथ हो गई। उसी समय लाला लाजपत राय ने कहा था कि मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रत्येक वार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में एक कील सिद्ध होगा। और उनकी कुछ बुक्स का नाम हम लोग देख लेते हैं। तो दुखी भारत और यंग इंडिया, ये दो इनके फेमस बुक्स रहे हैं, इनको देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हम देखेंगे तो जिन्ना भी शामिल थे। हम लोग देखेंगे कि तुष्टीकरण की जो नीति थी, जो फूट डालो राज करो की नीति थी, उसी के तहत मुस्लिम लीग का गठन ब्रिटिश ने किया था, ताकि वो फूट डालो राज करो की पॉलिसी को अपना सके और वो भारत में कुछ और दिन रह सके। तो जिन्ना भी थे, भी संस्थापक सदस्य में आगा खां थे, आगा खां थे। हालांकि आगा खां थर्ड थे, इतना ध्यान देंगे। ख्वाजा सलीमुल्लाह थे, ख्वाजा सलीमुल्लाह थे, और अजमल खान थे, अजमल खान थे। तो अगर हम लोग देखें तो आगा खां लिखा है, लेकिन आगा खां थर्ड नहीं है, लेकिन सलीमुल्लाह खान का नाम पूरा लिखा है, तो सलीमुल्लाह खान यहाँ पे हम लोग मार देंगे। तो ये चारों नाम याद कर लेंगे दोस्तों, जिन्ना, आगा खां थर्ड, सलीमुल्लाह और अजमल खान। तो ये चारों नाम याद कर लेंगे, नोट कर लेंगे अपनी कॉपी पे। आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे कि सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया? दोस्तों अगर हम लोग देखेंगे तो सुभाष चंद्र बोस ने जो हरिपुरा कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे 1938 में, हरिपुरा में कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए थे। उसके बाद से 1939 में जो त्रिपुरा में अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्ष पुनः वो चुने गए। यानी कंटिन्यूटी के साथ जो सुभाष चंद्र बोस थे, इनको 2 बार चुना गया था, हरिपुरा और त्रिपुरी में। लेकिन गांधी जी से इनका मतभेद हो गया। गांधी जी के मतभेद की वजह से इनको त्यागपत्र देना पड़ा, त्यागपत्र देना पड़ा। तो गांधी जी से हम देखेंगे कि मतभेद का कारण जो भी था, उसके कारण इन्होंने गांधी जी के सम्मान में त्यागपत्र दिया। 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 1932 का जो पूना पैक्ट है, तो दोस्तों पूना पैक्ट के बारे में हम लोग खूब पढ़े हैं। हमको पता है कि जो रैमजे मैकडोनाल्ड था, उसने एक सांप्रदायिक पंचाट लेके आया था, सांप्रदायिक पंचाट। और ये कब आई थी? तो दोस्तों जो सांप्रदायिक पंचाट है, जो 1932 में आई थी। इसमें पृथक निर्वाचन की बात की गई थी, जो एससी वर्ग था उनके लिए। इस पृथक निर्वाचन का जो मुख्य उद्देश्य था, जो सांप्रदायिक पंचायत का मुख्य उद्देश्य था, जो मैकडोनाल्ड का मुख्य उद्देश्य था, वो ये था कि हिंदू रिलीजन में फूट डालना। क्योंकि हम देखेंगे कि 1857 के बाद उनकी पूरी पॉलिसी फूट डालने की हो गई, जिससे गांधी जी अच्छी तरह से समझ गए। और गांधी जी ने पृथक निर्वाचन की जगह पे रिजर्वेशन को फोकस किया कि नहीं, इनको रिजर्वेशन करते हैं लेकिन पृथक निर्वाचन नहीं। तो इसी मतभेद की वजह से हम कह सकते हैं कि पूना पैक्ट हुआ था,
जिस पूना पैक्ट के कराने में तो गांधी जी शामिल थे, लेकिन उसके पे सिग्नेचर करने वाले, हस्ताक्षर करने वालों में गांधी जी नहीं शामिल थे। उसमें एक साइड मदन मोहन मालवीय शामिल थे जो कि हिंदुओं की तरफ से साइन किए थे, और दूसरी साइड दलितों की तरफ से डॉक्टर अंबेडकर ने किया था। डॉक्टर अंबेडकर ने किया था। तो इस तरह से हम लोग समझ गए। हम लोग देखेंगे कि समझौते के तहत जो केंद्रीय विधान परिषद, वहाँ पे उनको 18% सीटें आरक्षित की गई थी, और जो प्रांतीय हैं उनमें 148 सीट आरक्षित की गई थी। तो 18 और 148 ये याद करेंगे, 18% केंद्रीय विधान परिषद में और 148 सीट कहाँ पे, प्रांतीय विधान परिषद में 148 सीट। आगे करा कि द इंडियन स्ट्रगल नाम से पुस्तक किसने लिखी? तो दोस्तों जो द इंडियन स्ट्रगल नाम से पुस्तक सुभाष चंद्र बोस ने लिखी थी। आगे हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट बुक्स देखें तो पंडित नेहरू का भारत एक खोज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ एक विदर इंडिया कर लेंगे। गोविंद रानाडे की जो बुक है वो है राइज ऑफ द मराठा पावर है, सबसे इंपॉर्टेंट बुक जो है। बाल गंगाधर तिलक का हम लोग देखें तो गीता रहस्य, बाल गंगाधर तिलक का सबसे इंपॉर्टेंट बुक है। स्वदेशाभिमानी, यह पिल्लई की, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद से इंडियन पॉलिटिक्स देखें तो ये अगला इंपॉर्टेंट है जो कि WC बनर्जी का था। तो ये कुछ 4-5 बुक्स हैं जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेंगे। इंडियन पॉलिटिक्स, WC बनर्जी, विदर इंडिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राइज ऑफ द मराठा, गोविंद रानाडे, गीता रहस्य। दोस्तों अगर इसमें हमको सबसे इंपॉर्टेंट करना हो तो हम गीता रहस्य को करेंगे। इसको हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट कर सकते हैं कि गीता रहस्य किसका है, बाल गंगाधर तिलक का। इसको हम लोग याद भी आसानी से कर सकते हैं। हम देखेंगे कि तिलक जी ने जो रिलीजन था उसका यूज पॉलिटिक्स में किया था। जैसे शिवाजी का जो त्यौहार मनाया गया, जो गणेश उत्सव मनाया गया, ये सब इन्हीं की देन थी। तो इस तरह से हम लोग गीता रहस्य जो कि धार्मिक बुक है, तो हम लोग आसानी से एक मैच करा के याद कर सकते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों इस पूर्व के दिनों का क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो वो एनी बेसेंट थी। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष श्रीमती सरोजनी नायडू थी। जो इसके बाद से दोस्तों एक कह रहा है कि जो फैजपुर में हम लोग देखेंगे, एक इंपॉर्टेंट है कि जो अधिवेशन हुआ था 1937 में, ये पहली बार गांव में संपन्न हुआ था। दोस्तों यहाँ की एक महत्वपूर्ण घटना आपको बता दें कि यहीं पे 13 सूत्री, जो फैजपुर का अधिवेशन था, यहीं पे 13 सूत्री अस्थायी कृषि कार्यक्रम घोषित किया गया था। लिख देते हैं, 13 सूत्री अस्थायी कृषि कार्यक्रम वो यहीं पे घोषित किया गया था। तो पूछ सकता है कि किस अधिवेशन में 13 सूत्री अस्थायी कृषि कार्यक्रम घोषित किया गया था? तो वो फैजपुर में घोषित किया गया था, जिसके अध्यक्ष जो थे वो पंडित नेहरू थे। बाकी हमको पता है कि हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, त्रिपुरी में ही सुभाष चंद्र बोस ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। और जो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया था, दोस्तों ये अगला इंपॉर्टेंट कि फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था? तो जो फॉरवर्ड ब्लॉक है इसका गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था, SC बोस ने किया था। नेक्स्ट है यहाँ, यानी भारत में एक क्रांति होने वाली है और हमें जल्दी निकल लेना चाहिए। यह स्टेटमेंट सर क्रिप्स का था, स्टैफोर्ड क्रिप्स का था। 1942 में इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था, 1942 में। और हम लोग देखेंगे कि जो 1946 में जो कैबिनेट मिशन आई थी, ये उसके भी एक मेंबर थे। उसके बाद से दोस्तों अगर हम लोग नेक्स्ट देखें तो कह रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था। तो महात्मा गांधी द्वारा जो प्रथम जन आंदोलन था वो 1920 यानी 1920-21 में असहयोग आंदोलन चलाया गया था, जिसके बारे में हम लोग पूरी बैकग्राउंड पढ़े हैं, तो थोड़ी भी चर्चा नहीं करेंगे। इसमें भारत छोड़ो आंदोलन की भी बहुत अच्छे से चर्चा किया गया है, तो इस पर भी डिस्कशन नहीं होगा। नमक आंदोलन के बारे में भी बहुत विस्तृत चर्चा हुई है। पूरी की पूरी नमक आंदोलन ही हम लोग बहुत विस्तृत खत्म किए हैं, एक बार नहीं 2 बार खत्म किया है। अब इसमें एक नील आंदोलन नया है, उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों जो नील विद्रोह है वो किसानों द्वारा किया गया था, जो बंगाल के किसान थे उनके द्वारा किया गया था। किंतु तो इस और ये कब किया गया था देख लेंगे, 1859 में किया गया था। तो एक याद कर लेंगे कि ये बंगाल के किसानों ने 1859 में किया था। तो अगर स्टेट से मैच कराने के लिए आएगा तो भी मैच कर लेंगे, और ईयर वाइज अरेंजमेंट करने के लिए आएगा तो भी कर लेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सर्वाधिक तट रेखा है? तो दोस्तों हम लोग को पता है कि भारत में कुल 9 तटीय राज्य हैं, जिसमें हो गया गुजरात, महाराष्ट्र,
गोवा, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु, यानी 6 राज्य तो हो गए पश्चिमी तट पे। उसके बाद से आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। हालांकि हम लोग तमिलनाडु को देखेंगे अगर उसकी लोकेशन, तो वो हमको थोड़ा सा पूर्वी पे भी मिल जाती है, थोड़ी सी पश्चिमी पे भी मिल जाती है। तो 3 ये हो गए, तो टोटल 9 राज्य हो गए। लेकिन सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? तो गुजरात की है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं दोस्तों। बाकी कितने तटीय राज्य हम लोग देख लिए हैं, किसकी बड़ी है देख लिए, कौन पश्चिमी तट पे है, कौन पूर्वी तट पे है, ये सारा चीज हम लोग देख लिए। 20 नंबर क्वेश्चन, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र में के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है। तो दोस्तों सब इस समतल मैदान को तराई कहा जाता है। उप हिमालय क्षेत्र में जो समतल मैदान है उसको कहा जाता है तराई। थोड़ा सा हम लोग खादर और बांगर के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों हमको पता है कि जो भारत की मिट्टियां हैं वो कुल 8 वर्गों में डिवाइड की गई हैं। 8 वर्गों में डिवाइड की गई हैं, और उन्हीं में से एक वर्ग है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी, तो थोड़ा सा इसको ऊपर जाके अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि वहां पे एक साफ पेज है। जलोढ़ मिट्टी, क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग समझ रहे हैं। तो इस जलोढ़ मिट्टी में हम देखेंगे कि इसके 2 प्रमुख क्षेत्र हैं, उत्तर का विशाल मैदान और तटवर्ती मैदान। उत्तर का जो विशाल मैदान है वो, क्या हम लोग सीधे कहते हैं उत्तर का मैदान, उत्तर का जो मैदान है वो है, और दूसरा जो है वो तटवर्ती है, जो तटवर्ती मैदान है वो है। आगे हम लोग देखें तो नदियों द्वारा बहा कर लाए गए जो तलछट होते हैं उनके निक्षेपण 2 प्रकार के होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं खादर और दूसरे को हम लोग कहते हैं बांगर। जो खादर होता है वो नवीन जलोढ़ होती है, और जो बांगर होता है वो प्राचीन जलोढ़ होती है। दोस्तों यहीं पे हम लोग थोड़ी सी और कुछ मिट्टियों के बारे में जानकारी ले रहे हैं जल्दीबाजी में दोस्तों। तो काली मिट्टी के बारे में ले लेते हैं, जो कि पिछली बार पेपर में आई थी, इसलिए थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड को समझ लेते हैं। तो दोस्तों काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहा जाता है, और बेसिकली ये सर्वाधिक महाराष्ट्र में पाई जाती है। महाराष्ट्र में पाई जाती है। इस मिट्टी की जो जल धारक क्षमता होती है, वो काफ़ी अधिक यानी काफ़ी उच्च होती है, जो इसकी जल धारक क्षमता है। और यह मिट्टी कपास की खेती के लिए विख्यात है। कपास की खेती के लिए इसके काले होने का जो कारण है वो है लोहा, एल्यूमिनियम, टिटानीफेरस, मैग्नेटाइट। तो ये इसके काला होने का कुछ कारण है, लोहा, एल्यूमिनियम, टिटानीफेरस और मैग्नेटाइट। तो दोस्तों इसको हम लोग देख लेंगे, और एक बार इसको नोट जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। इसको हम लोग रफ करते हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिएगा। हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके थे, तो हम लोग आगे देखते हैं। अब 21 नंबर क्वेश्चन, सिलवासा राजधानी है। दोस्तों जो सिलवासा है वो दादर एवं नागर हवेली की राजधानी है। दादर एवं नागर हवेली की राजधानी है। आगे हम लाते हैं कि पोर्ट ब्लेयर के समीप प्रसिद्ध ब्लेयर प्रवाल भित्ति मृत हो रही है। किस कारण? तुम देखेंगे कि प्रवाल भित्तियों के नष्ट होने का मेन कारण क्या है कि उसमें भूमंडलीय उष्मा, यही कारण है। भूमंडलीय उष्मा क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि CO2 की सांद्रता में वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नर्मदा एवं ताप्ती के बारे में है, और हम लोग इसको बहुत लगा चुके हैं, पिछले दिनों में भी लगा चुके हैं। कह रहा है कि नर्मदा एवं ताप्ती के मध्य स्थित है, तो सतपुड़ा श्रेणियां स्थित है। नर्मदा एवं ताप्ती के मध्य हम देखेंगे सतपुड़ा श्रेणी के उत्तर से नर्मदा बहती है और दक्षिण से ताप्ती बहती है। तो थोड़ा सा दोस्तों हम लोग नर्मदा नदी के बारे में एक बार फिर से देख लें, तो हम लोग देखेंगे कि अमरकंटक के पठार से निकलती है, और इसके जो प्रपात है, जलप्रपात है, वो है दुग्धधारा, कपिलधारा, धुआंधार। और जो आगे हम लोग देखें ताप्ती नदी के बारे में, तो ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है। क्षिप्रा एवं मोर इसकी प्रमुख नदियां हैं, और ये दोनों नदियां ज्वार नदमुख बनाती हैं। ये दोनों नदियां एस्चुरी यानी ज्वार नदमुख बनाती हैं। नर्मदा नदी भी बनाती है, देखेंगे हम भड़ौज की निकट नर्मदा नदी बनाती है, और ज्वार नदमुख खंबात की खाड़ी के पास जो है ताप्ती भी बनाती है। यानी ये दोनों नदियां एस्चुरीज का निर्माण करती हैं। आगे हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और वो है मक्की की खेती की जा सकती है। दोस्तों मक्की की खेती वर्ष भर की जा सकती है।
बाकी अगर हम लोग रबी की फसल के बारे में देखें तो हम लोग देखेंगे कि रबी की फसल बेसिकली ठंडी जब स्टार्ट होती है उसी टाइम में बोई जाती है। तो ये रबी की फसल जो है वो अक्टूबर से नवंबर के बीच में बोई जाती है। और जब देखेंगे जब धूप स्टार्ट होता है यानी मार्च से अप्रैल गर्मी जब स्टार्ट होता है तो उस बीच में ये काट ली जाती है। और इसकी मुख्य फसलें हैं गेहूँ, जौ, चना, तिलहन। गेहूँ, जौ, चना, तिलहन। आगे दोस्तों हम लोग देखें तो जो खरीफ की फसल है वो जून जुलाई में बोई जाती है। जून जुलाई में बोई जाती है यानी गर्मी जब अपने चरम पे होती है तब इसको बोई जाती है। आगे हम लोग देखें ये काटी कब जाती है तो अक्टूबर में काटी जाती है। इसके मुख्य फसलों को अगर हम लोग देख लें तो वह चावल, कपास, ज्वार, गन्ना, बाजरा और तंबाकू। जायद की फसल को देखें तो ये मार्च में बोई जाती है। जायद की फसल अगर देखा जाए दोस्तों तो यह मार्च में बोई जाती है और मई जून के करीब में काट ली जाती है। इसके देखेंगे बोने और होने के बीच में जो समय है वो 3 महीने का है। ककड़ी, खीरा, तरबूज, खरबूज बेसिकली जो जिसके लिए वाटर बहुत ज़्यादा चाहिए नदी इलाकों में होते हैं ऐसी चीज़ें हैं, तरबूजा, खरबूज, खीरा, ककड़ी, तो हम लोग देख सकते हैं। बाकी दोस्तों की जो मक्के की खेती होती है वो वर्ष भर होती है। तो हम लोग देख लें कि रबी की फसल कब उगाई जाती है। रबी की फसल में कौन कौन से आते हैं तो गेहूँ है, जौ है, चना है, तिलहन है। कपास में खरीफ में कौन आती है तो चावल, कपास, ज्वार, गन्ना, बाजरा, तंबाकू और दालें। बेसिकली तंबाकू और दालें भूलेगा, बाजरा भूलेगा, तो इन सब चीज़ों को हम लोग देख लेंगे। भारत में जूट में सर्वाधिक क्षेत्र है तो ये लोग पिछले दिनों में हम लोग लगा चुके हैं, कई बार लगा चुके हैं। पश्चिम बंगाल राज्य में है। आगे कह रहा है कि केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे तो केसर एक बहुत ही महंगी फसल है, हम कह सकते हैं बहुत ही महंगी चीज़ है। और एक रिकॉर्ड के हिसाब से अगर देखा जाए तो नियर अबाउट 2 लाख से 3 लाख रुपया किलोग्राम के हिसाब से बिकता है। और हमको पता है केसर का संबंध भारत में कश्मीर से है। दुनिया में सर्वाधिक केसर जो उपजाया जाता है वो ईरान के द्वारा उपजाया जाता है। ईरान के द्वारा उपजाया जाता है। 19% केसर जो है वो ईरान उपजाती है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे दोस्तों। 27 नंबर क्वेश्चन, भारत चाय का महत्वपूर्ण निर्यातक देश है तो 100%। भारत में चाय उपजाई जाती है, बहुत ज़्यादा चाय और काफ़ी उपजाई जाती है और उसका निर्यात भी भारत करता है। कह रहा है कि भारत में चाय की घरेलू खपत बहुत कम है। नहीं दोस्तों, रीज़न ये नहीं है निर्यात बनने का। रीज़न ये है निर्यातक होने का कि हमारे यहाँ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो कारण तो गलत है लेकिन कथन सही है। इसका ऑप्शन होगा सी। अगर हम लोग देखें कि भारत की जो चाय निर्यातक में पोजीशन है तो 2013 के एक आंकड़ा कहता है कि केन्या टॉप पे है और भारत 4th पे है। तो फर्स्ट रैंक किसकी है? केन्या की फर्स्ट रैंक है। आगे हम देख लेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित परियोजनाओं में से कौन सी ऐसी परियोजना जो 1 से अधिक राज्यों में है। तो दोस्तों अगर हम लोग देखें तो जो हीराकुंड परियोजना है, यहाँ पे हीराकुंड परियोजना है तो हमको पता है जो हीराकुंड परियोजना ये ओडिशा में है। उसके बाद से जो सरावती परियोजना है, जो सरावती परियोजना है ये कहाँ पे है तो सरावती परियोजना कर्नाटक में है। लेकिन जो दोस्तों जो चंबल नदी परियोजना है, जो चंबल घाटी परियोजना है, ये हम लोग देखेंगे तो इस पे 3 बांध है। गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध, राणा प्रताप बांध, राणा प्रताप बांध और तीसरा कोटा के पास है जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर बांध। तो गांधी सागर बांध, राणा प्रताप बांध और जवाहर सागर बांध। जो गांधी सागर बांध है वो एमपी में है, जो राणा प्रताप बांध है वो राजस्थान में है और जो जवाहर सागर बांध है वो भी राजस्थान में है। तो इस तरह से हम देखेंगे तो ये 2 स्टेट को एमपी और राजस्थान का है चंबल घाटी परियोजना। लेकिन मयूराक्षी को समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो मयूराक्षी परियोजना भी वेस्ट बंगाल और झारखंड का है, वेस्ट बंगाल और झारखंड का है। तो 2 ये भी है और 2 ये भी है। एमपी और राजस्थान चंबल है और मयूराक्षी वेस्ट बंगाल और झारखंड है। तो इसका सही उत्तर चूंकि 2 है इसलिए एक कन्फ्यूजन भरा क्वेश्चन है। तो इसको देख लेते हैं कि सरावती परियोजना याद रखेंगे कर्नाटक की है, हीराकुंड बांध उड़ीसा का है, मयूराक्षी जिसपे 3 बांध है, पहला है गांधी सागर, दूसरा है राणा प्रताप, तीसरा है जवाहर सागर। जो राणा प्रताप और जवाहर सागर है वो राजस्थान में है, जो गांधी सागर है वो मध्य प्रदेश में है, यानी मध्य प्रदेश एवं राजस्थान में मयूराक्षी परियोजना स्थित है। तो इस तरह से हम लोग इस पूरे क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए। 29 नंबर क्वेश्चन आते हैं। जादूगढ़ा प्रसिद्ध है तो दोस्तों ये यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। जो जादूगढ़ा है
वो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। आगे हम लोग थोड़ा सा यूरेनियम के बारे में जानने की कोशिश करें तो अणुशक्ति वाले जो खनिज हैं, जो अणुशक्ति वाले खनिज है, जैसे उनमें आता है नाम यूरेनियम, बेरिलियम, थोरियम, ग्रेफाइट, एंटीमनी और जिरकन। यूरेनियम, बेरिलियम, थोरियम, ग्रेफाइट, एंटीमनी और जिरकन। जिरकन मुख्यतः केरल में पाया जाता है, तटीय बालुओं में। थोड़ा सा वेरी इंपॉर्टेंट इसमें यूरेनियम है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यूरेनियम की जो प्राप्ति होती है वो धारवाड़ तथा आर्कियन क्रम की चट्टानों में होती है। धारवाड़ तथा आर्कियन क्रम की चट्टानों में इसकी प्राप्ति धारवाड़ तथा आर्कियन क्रम की चट्टानों में होती है। इसकी जो मुख्य अयस्क है उनका नाम है पिंच ब्लेंड, यूरेनाइट, ये दो इसके मुख्य अयस्क हैं। और जो इसके मुख्य सोर्स देखें तो झारखंड में जो जादूगुड़ा है, जो जादूगुड़ा है कहाँ पे दोस्तों, तो झारखंड में है। झारखंड की जो सिंह भूमि है वो राजस्थान में भी हम देखेंगे यूरेनियम पाया जाता है और आंध्र प्रदेश में भी यूरेनियम पाया जाता है। इसके अलावा कुछ हम लोग देखेंगे तो कुछ छत्तीसगढ़ में भी, कुछ हिमाचल में भी पाया जाता है, लेकिन बेसिकली जो पाया जाता है वो झारखंड, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में, झारखंड, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा झारखंड में। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को भी कर चुके। थोड़ा सा दोस्तों अगर हम बेरिलियम को देखें तो बेरिलियम जो है वो आग्नेय चट्टानों से पाई जाती है। आग्नेय चट्टान, यहाँ पे अगर हम लोग इसको रफ कर लेते हैं दोस्तों, उम्मीद है आप लोग नोट कर लिए होंगे, आगे हम लोग रफ कर लें तो ये बेरिलियम जो है ये आग्नेय चट्टानों में, आग्नेय। आगे हम लोग देखें तो जो थोरियम है ये मोनोजाइट रेत से प्राप्त की जाती है, मोनोजाइट रेत। आगे जो ग्रेफाइट है वो कायांतरित सेलों से विशेषकर नीस चट्टान से पाई जाती है, जो कायांतरित सेलों से विशेषकर नीस चट्टान से पाई जाती है। उसके बाद से एंटीमनी, तो जो एंटीमनी होता है वो स्टीबनाइट नामक खनिज से प्राप्त होता है। एंटीमनी जो होता है वो स्टीबनाइट नामक खनिज से प्राप्त होता है। और एंटीमनी बेसिकली हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में पाया जाता है, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में। दोस्तों इस तरह से हम लोग पूरा देख लिए हैं और हम लोग आते हैं 13th नंबर क्वेश्चन पे। और दोस्तों ये देखते हैं बस एक सेकंड के लिए कि यूपीएससी हिंदी जो कि आपके लिए एक उत्तर लेखन कार्यक्रम प्रोग्राम चलाता है। हम देखेंगे कि ये पूरा उत्तर लेखन कार्यक्रम प्रोग्राम गौरव त्रिपाठी जो कि 2019 का यूपीएससी का मेंस लिखे हिंदी मीडियम से इंटरव्यू दिए हैं, तो उनके द्वारा ये उनके नेतृत्व में चलाया जा रहा है। गौरव सर ने कुल 74 क्लास आंसर राइटिंग से संबंधित अपने यूट्यूब चैनल पर लिया है। दोस्तों अगर आप इस क्लास को देखेंगे तो हम देखेंगे कि आंसर राइटिंग के लोग खासतौर पे आंसर राइटिंग को लेके इस क्लास के इर्द गिर्द कोई भी क्लास, एक भी क्लास आपको यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगी, यहाँ तक कि आपको फेस टू फेस क्लास में भी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आपके पास अगर टाइम हो इस वक्त तो जरूर देख लीजिएगा, वरना प्रीलिम्स के बाद इस क्लास को आप जरूर देखिएगा। दोस्तों इस क्लास को लेने से क्या रहेगा कि आपको इस आंसर राइटिंग के प्रोग्राम के बारे में थोड़ी भी दुविधा नहीं रहेगी। आंसर राइटिंग से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप हमको इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। देखेंगे कि हाल के दिनों में पीसीएस में भी जो रिजल्ट है हिंदी मीडियम का वो घटा है। इसको देखते हुए हम लोगों ने यूपी पीसीएस के लिए एक सेपरेट बैच बनाया है ताकि यूपी पीसीएस के लिए भी हम लोग अच्छा काम कर सकें। इसमें हम लोग रोज आपको 2 महत्वपूर्ण प्रश्न देंगे, उसकी कॉपी चेक करके आपको शाम तक एक बेहतर मॉडल आंसर देंगे जिसके माध्यम से आप अपनी आंसर राइटिंग को सुधार सकते हैं। तो सीधा हम लोग आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि परिवहन में कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। दोस्तों इसको हम लोग देखते हैं। तो इसका सही आंसर है
चेन्नई। तो दोस्तों हम लोग थोड़ा सा बंदरगाहों के बारे में पूरा देख लेते हैं। तो सबसे पहले है कांडला। तो जो कांडला बंदरगाह है दोस्तों, इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो देखेंगे कि कांडला बंदरगाह कच्छ की खाड़ी यानी गुजरात में स्थित एक ज्वारीय बंदरगाह है। तो पहली बात हम लोग याद रख लेंगे कि यह एक ज्वारीय बंदरगाह है, ज्वारीय बंदरगाह है। आगे देखेंगे कि इस बंदरगाह को मुक्त व्यापार जोन बनाया गया है और यह पेट्रोलियम आयात के लिए फेमस है। जो कांडला है यह पेट्रोलियम आयात के लिए फेमस है। नेक्स्ट आगे अगर हम लोग जाएं तो एक है मर्मागुआ। तो जो मर्मागुआ है वो गोवा में है। एक अगला है इंपॉर्टेंट बंदरगाह मर्मागुआ। तो जो मर्मागुआ है दोस्तों वो कहाँ पे है, तो वह गोवा में स्थित है, गोवा में स्थित है। और यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है, प्राकृतिक बंदरगाह है। तो हम लोग देखेंगे कि आगे तीसरा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। तीसरा क्या है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, हम लोग देखेंगे यह भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा क्या है, कृत्रिम बंदरगाह, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। और यह आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित भी है। तो भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह आप पूछे तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, इसको हम लोग नौहा सेवा भी कहते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं नौहा सेवा। आगे हम लोग देखें तो हम लोग देखेंगे विशाखापट्टनम, यह देश का बहुउद्देशीय बंदरगाह है दोस्तों। जो विशाखापट्टनम है इसको रफ कर लेते हैं ताकि स्पेस मिल जाए। जो एक अगला इंपॉर्टेंट है विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम। हम लोग देखेंगे जो विशाखापट्टनम है यह देश का बहुउद्देशीय बंदरगाह है और यह लौह अयस्क के निर्यात के लिए फेमस है। यहां पर इस डॉल्फिन नोज नामक एक पहाड़ी है, डॉल्फिन नोज नामक यहां पे एक पहाड़ी है। तो कल को मैचिंग के लिए दे सकते हैं कि डॉल्फिन नोज किससे संबंधित है, तो विशाखापट्टनम से। दोस्तों अगला एक इंपॉर्टेंट देखें तो पारादीप है, जो कि इस बार पेपर में इस क्वेश्चन में लोग देख सकते हैं आया भी है। तो जो पारादीप है यह भी एक कृत्रिम बंदरगाह है और यह है कहां से, उड़ीसा से है, उड़ीसा से है। आगे हम लोग देखें कि जो हल्दिया है वो कोलकाता के है, हुगली नदी के किनारे। अगला एक हल्दिया है, ये कोलकाता में हुगली नदी के तट पे है, हुगली नदी के तट पर है। और इस तरह से हम लोग देख सकते हैं दोस्तों कि हम लोग लगभग सारे बंदरगाहों को देख लिए। तो करण निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, तो जो मुंबई है ये प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। तो एक सेकंड दोस्तों, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। तो सॉरी दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत दिया है। हम लोग अभी पढ़े हैं कि जो इसका सही आंसर मुंबई में, यहाँ पे मुंबई एवं कोचीन ये दोनों प्राकृतिक बंदरगाह हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा दिया हुआ है। और जो चेन्नई है इसका वो प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। तो मुंबई प्राकृतिक कृत्रिम बंदरगाह है, पारादीप। एक सेकंड दोस्तों, ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के टाइम में गड़बड़ी हो गया है। सारे फैक्ट आपको सही बताया गया, बस इस क्वेश्चन को समझने में थोड़ी सी गलती हुई है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह प्राकृतिक नहीं है। यानी इनमें से 3 ऐसे बंदरगाह हैं जो प्राकृतिक हैं, एक को छोड़ के। तो जो चेन्नई बंदरगाह है ये कृत्रिम है, बाकी जो बंदरगाह है इसमें वो प्राकृतिक है, कांडला, पारादीप और मुंबई। चेन्नई हम देखेंगे एक कृत्रिम बंदरगाह और यह देश का सबसे प्राचीन बंदरगाह है। दोस्तों जो भी फैक्ट आपको बंदरगाह के लिए बताया गया था वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन को पढ़ने में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई थी, इसलिए बीच में एक सेकंड के लिए थोड़ा गलत निकल गया था, तो इसको देख लेंगे। अगला हम लोग देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी की जुड़वापहन किसे की जाती है। तो चूंकि आकार एवं द्रव्यमान में शुक्र जो है वो पृथ्वी के समान है, यही रीजन है कि पृथ्वी को जुड़वापहन इसकी कहा जाता है। शुक्र ग्रह सर्वाधिक चमकीला ग्रह है और यही रीजन है इसको संध्या का तारा कहा जाता है।
तो दोस्तों इस तरह से हम लोग समझ गए कि जुड़वा भवन और संध्या का तारा ये दोनों एक ही है, वो है शुक्र। 32 नंबर क्वेश्चन, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो दोस्तों अभी हम लोग विस्तृत चर्चा एकदम स्टार्ट में ही किए हैं, तो हम लोग देखेंगे भूमध्य रेखा के निकट उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इसको थोड़ा भी नहीं समझ देखेंगे हम, क्योंकि हम लोग स्टार्ट में इसमें बकायदे 5 से 7 मिनट दिए हैं। आगे कह रहे हैं कि ड्रॉकेंसबर्ग पर्वत स्थित है। तो ड्रॉकेंसबर्ग पर्वत ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यह दक्षिण अफ्रीका में है और ये प्राचीन मोड़दार पर्वत है। ड्रॉकेंसबर्ग क्या है? प्राचीन मोड़दार पर्वत है। प्राचीन तो देखिए दोस्तों मोड़दार पर्वत है। आगे हम लोग देखें किम्बरले प्रसिद्ध है। तो किम्बरले हीरा की खान के लिए प्रसिद्ध है, हीरा के खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों किम्बरले की खान ऐसे पेपर में आ जाएगा तो वो हीरा से रिलेटेड है। नेक्स्ट कह रहा है कि डोनबास क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो डोनबास क्षेत्र जो है वो कोयला के लिए फेमस है। डोनबास क्षेत्र किसके लिए फेमस है दोस्तों? तो वो कोयला के लिए फेमस है और ये है कहाँ पे? तो यूक्रेन में। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक तरफ देश दिया है, दूसरी तरफ राजधानी दिया है। यहाँ पे कह रहा है कि बिश्केक की राजधानी जो है वो कह रहा है कि तजाकिस्तान है, जबकि हमको पता है कि जो बिश्केक की राजधानी है वो किर्गिस्तान की राजधानी है। किसकी राजधानी है? बिश्केक किर्गिस्तान की राजधानी। यहाँ पे लिख लेते हैं किर्गिस्तान। और जो तजाकिस्तान है इसकी जो राजधानी वो दुशांबे है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पिछली बार एक क्वेश्चन राजधानी से आया था और वो रिपीटेड क्वेश्चन था, इसलिए इस क्वेश्चन को जरूर ध्यान देंगे। इकोनॉमिक ज्योग्राफी के जो भी 200 क्वेश्चन आ रहे हैं उस चीज को जरूर ध्यान देंगे। जैसे अभी रिसेंट में हम लोग देखें आर्थिक भूगोल का 3 क्वेश्चन आया है, किम्बरले की खान हीरा से, 2 क्वेश्चन, और डोनबास प्रसिद्ध है कोयला से। इन क्वेश्चन, क्योंकि इस बार पूरा चांस है कम से कम 3 क्वेश्चन इकोनॉमिक ज्योग्राफी सब देखेगा आएगा, और उनमें से मेरा पूरा विश्वास है कि कम से कम 2 क्वेश्चन रिपीटेड होगा। तीनों रिपीटेड हो सकता है लेकिन मिनिमम 2 क्वेश्चन रिपीटेड होगा दोस्तों। तो पिछले दिनों में आर्थिक भूगोल की जो हम लोग क्लास देखे होंगे उसमें ध्यान देना है फैक्चुअली, और बिल्कुल फैक्ट आएगा उसमें समझना है ही नहीं। जनसंख्या एवं नगरीकरण दोस्तों हम लोग पहले बोल चुके हैं कि सन 2012 से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे ताकि हमको न्यू रिपोर्ट मिले, 2011 की मिले, और इस समय के अगर याद कर लेंगे तो कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए हम लोग सीधा आते हैं पॉलिटी पे। कह रहा है कि वह कौन सा राष्ट्रवादी नेता है जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया? यानी केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष जो भारत के आजाद होने के पहले, आजादी के पूर्व चुना गया था, उनमें वल्लभ भाई पटेल है, विट्ठल भाई पटेल है। विट्ठल भाई पटेल है जो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए थे। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट स्वतंत्रता पूर्व के लोकसभा अध्यक्ष देखें तो उसमें विट्ठल भाई पटेल, मोहम्मद याकूब, गणेश शंकर मावलंकर आज़ादी पूर्व के लास्ट हैं। सर फ्रेडरिक वाइट तो फर्स्ट है, लेकिन इंडियन में विट्ठल भाई पटेल है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेंगे। 14th नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत का संविधान एक अर्ध संघात्मक है। रीजन दे रहा है कि भारतीय संविधान न तो संघात्मक है न तो एकात्मक। दोस्तों संघात्मक का बेसिकली मतलब ये होता है कि जब सेंटर और स्टेट एक दूसरे के साथ समन्वय स्थापित किए रहे, टकराव की स्थिति ना रहे, एकात्मता की स्थिति ना रहे, दोनों के पास अपना पावर है, दोनों अपने एरिया में फ्री हैं। लेकिन कह रहा है कि भारत का संविधान, अगर एकात्मक का मतलब क्या होता है कि जो पावर है वो सेंटर की तरफ झुकी हुई है। तो हम लोग देखेंगे कई सारे ऐसे केस, चाहे वो राष्ट्रपति शासन हो, चाहे वो आपात स्थिति हो, तो ऐसी कोई भी स्थिति हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को लागू करने की स्थिति हो, इन सभी में हम लोग देखेंगे जो भारतीय कानून है वो एकात्मक बन जाता है। यही कारण है कि भारतीय कानून को अर्ध संघात्मक कहा जाता है। तो कथन और कारण दोनों सही है और सही व्याख्या भी करता है। 46 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है। दोस्तों ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पूर्व के दिनों में चर्चा भी हम लोग किए हैं। तो अब ये वैधानिक अधिकार बन चुका है, पहले ये मौलिक अधिकार था। 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से हम लोग देखेंगे इसको चेंज करके अब आर्टिकल 301 या क के तहत इसको संपत्ति के अधिकार को एक वैधानिक अधिकार बना दिया गया या कानूनी अधिकार बना दिया गया है। दोस्तों कौन से कह रहा है कि कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो हम लोग ये ध्यान देंगे दोस्तों कि 20 से लेके 28 तक, आर्टिकल 28 तक, आर्टिकल 22 को छोड़कर सारे जो भी राइट है वो विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त हैं। आर्टिकल 20 में क्या है? दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 22 में क्या है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण।
यही एक ऐसा है 20 से 28 के बीच में जो गैर भारतीय को नहीं प्राप्त है। आर्टिकल 23 क्या है, मानव हम लोग पढ़ चुके हैं। आर्टिकल 24 भी पढ़ चुके हैं, 25 भी हम लोग पूर्व के दिनों में पढ़ चुके हैं। 26 कह रहा है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की। 27 धर्म की अभिवृद्धि की स्वतंत्रता है। 28 कुछ शिक्षा संस्थाओं की स्वतंत्रता की बात की गई है, धार्मिक शिक्षा की, उपासना की बात की गई है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ से देख लेंगे। और आर्टिकल 14 चूंकि विधि की समता है, इसी के लिए ये भी गैर भारतीयों को भी मिली हुई है। तो दोस्तों एक बार यहाँ पे नज़र जरूर डालेंगे और यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस है। बाकी हम लोग 15 के बारे में तो बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग आए दिन में देखते हैं। 16 नंबर के बारे में हम लोग पिछले दिनों में पढ़ लिए, अवसर की समानता है लोक नियोजन के विषय पे। 29 जो है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है, यहाँ पे इसको हाईलाइट कर लेते हैं। और 13 जो है वो कहता है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार दिया गया है अल्पसंख्यकों को। तो यानी 13, यही आर्टिकल 13 की चेंजिंग की भी बात देखेंगे हम लोग, चल रही है आजकल। तो हम लोग देखेंगे कि आर्टिकल 30 वेरी इंपॉर्टेंट है इस रिजोल्यूशन में। तो पूरा चांस है कि इस बार आर्टिकल 30 आपको आ जाए, तो देख लेंगे दोस्तों। आर्टिकल 29 और 30 इस बार वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बार आ सकता है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, 48 नंबर क्वेश्चन कि लोकसभा के अध्यक्ष को उसके कार्यालय की समाप्ति के पूर्व हटाया जा सकता है। तो यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित करे तो कि तुमको हटाया जाना है, हालांकि 14 दिन के पहले आपको अध्यक्ष को जानकारी देनी होगी। ये कंडीशन है दोस्तों कि 14 दिन पूर्व अध्यक्ष को जानकारी देनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। पूर्व के दिनों में हम लोग धन विधेयक पे भी बहुत विस्तृत चर्चा किए हैं। तो आर्टिकल 110 में जो धन विधेयक है इसके बारे में बोला गया है। हम लोग देखेंगे दोस्तों कि प्रत्येक धन विधेयक जो होता है वो एक वित्त विधेयक होता है, लेकिन प्रत्येक वित्त विधेयक एक धन विधेयक नहीं होता है। यानी वित्त विधेयक एक बिग कॉन्सेप्ट है। ये दोनों वित्त विधेयक और धन विधेयक ये दोनों राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से लोकसभा में पेश किए जाते हैं, ना कि राज्यसभा में। और कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसकी जो डिसीजन देता है वो लोकसभा अध्यक्ष देता है। 50 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, केंद्र एवं राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा कौन करता है। तो वित्त आयोग की सिफारिश पर की जाती है। हम देखेंगे वित्त आयोग जो है वो आर्टिकल 218 के तहत, आर्टिकल 280 के तहत इसका गठन किया गया है। पूर्व के दिनों में भी हम लोग इसको चर्चा किए हैं। और ये एक सांविधिक निकाय है, ना कि संवैधानिक है। और जो इसका सुझाव होता है वो गैर बाध्यकारी होता है, यानी सुझावात्मक प्रकृति का होता है। वित्त आयोग में 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। तो इस चीज को हम लोग देख लेंगे दोस्तों। इकोनॉमी के क्वेश्चन हम लोग इस बार देखेंगे। इस बार और ट्रेडिशनल क्वेश्चन आए हैं तो हम लोग बहुत अच्छी तरह से इसको कर लेते हैं, समझ लेते हैं। अरे गरीबी उन्मूलन का नारा लगाया गया था किस पंचवर्षीय योजना में। तो दोस्तों पंचवर्षीय योजना के बारे में हम लोग 2nd या 3rd लेक्चर में बहुत डीप में देखे हैं। तो 5th पंचवर्षीय योजना में जो है वो गरीबी उन्मूलन का नारा लगाया गया था। और इस बार ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जीडीपी बहुत अपनी कम हो गई है। और ऐसे में ये क्वेश्चन बैकग्राउंड में जाके क्वेश्चन बन सकता है, तो देख लेंगे। 52 नंबर क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व उसके निम्नलिखित में से किस योगदान से जाना जाता है। तो दोस्तों हम लोग एग्रीकल्चर का महत्व, क्योंकि ये कृषि बहुत ज़्यादा आय भी देते हैं। और राष्ट्रीय आय में हम लोग देखेंगे अभी भी जीडीपी में एक ही एरिया हमारा पॉजिटिव है, वो लगभग 3% की ग्रोथ लिया है, और वो एग्रीकल्चर। औद्योगिक विकास और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में तो बिल्कुल सही है। हम देखेंगे कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास में और इंटरनेशनल ट्रेड में हम लोग देखेंगे कि टमाटर वगैरह जो भी है हम लोग, तो इसका इंपॉर्टेंस है। खाद्यान्न आपूर्ति में तो है, चाहे हम लोग मिड डे मील को देखें चाहे अन्य कोई चीज़ों को देखें, तो खाद्यान्न आपूर्ति में भी इसका इंपॉर्टेंस है, यानी उपयोगी। कल हम लोग बोले भी दोस्तों, अगर आपको ABCD ऑप्शन है और ऑप्शन डी अगर उपयुक्त सभी या कुछ भी ऐसा दिया है तो 98% चांस होता है कि वो क्वेश्चन सही हो। आज भी आप देख सकते हैं कि वो सही है। 53 नंबर क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रथम मापन किसने किया था। तो दोस्तों बहुत आसान सा क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ने किया था। और शायद पहली बार इन्होंने भारतीय आय करके शायद 30 रुपीज़ बताई थी कि भारत की पर कैपिटा इनकम 30 रुपीज़ है। हालांकि दोस्तों इस फैक्ट को देखने के पहले एक बार चेक कर लेंगे, ये बहुत हम कंफर्म नहीं है, लेकिन इतना 98% तो कंफर्म है कि 30 रुपीज़ था। तो 54 नंबर क्वेश्चन आते हैं, और वो करेंट का क्वेश्चन है तो उसको छोड़ते हैं। 55 क्वेश्चन जो कि पूर्व का क्वेश्चन है, पिछले दिनों में किए हैं कि भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। तो वो मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी भारत में प्राइवेटाइजेशन भी है और कुछ उपक्रम सरकारी कंट्रोल में भी है। जो सार्वजनिक हित के, सार्वजनिक महत्व के जो उपक्रम है, जैसे रेलवे हो गया, तो ये सारी उपक्रम अभी भी गवर्नमेंट के हाथ में है। और कुछ उपक्रम जिसमें बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी की, बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है,
उन उपक्रमों का हम देखेंगे जो कंट्रोल है वो निजी हाथों में है। तो हमारे जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित टाइप की है। आगे हम लोग देखें कि कृषि आर्थिक क्षेत्र अधिनियम पारित किया गया था, तो वह सन 2005 में पारित किया गया था। दोस्तों इस बार भी हम जो कॉन्सेप्ट देखे थे वो देखिए, वो कॉन्सेप्ट यहाँ भी फिट बैठ रहा है कि भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण है तो आवश्यकता से अधिक लोगों को कृषि कार्यों में लगा रहना, यानी प्रचंड बेरोजगारी इसी को हम लोग कहते हैं। तो यानी 1 हेक्टेयर जमीन पे 2 लोग काम कर सकते हैं, लेकिन इस पे 10 लोग काम कर रहे हैं। तो ये एक कारण है उत्पादकता के निम्न होने का। जोत का छोटा होना तो बिल्कुल सही दोस्तों। हमको पता है कि हमारे देश में जो सीमांत कृषक हैं उनकी संख्या नियर अबाउट मैक्सिमम है। अब एग्जैक्ट तो हमको फिगर नहीं आता, लेकिन हमको पता है कि लघु एवं सीमांत कृषकों की संख्या 18% प्लस है। उत्पादन की पिछली टेक्नोलॉजी तो हम लोग आज भी देखें कि हमारे गाँवों में हमको वो जो टेक्नोलॉजी है देखेंगे हम लोग कि बैलों से हम लोग देखेंगे कि हल जुताई की जा रही है। ट्रैक्टर का और भी जो टेक्नोलॉजीज हैं उनका यूज़ कम देखने को मिलेगा। तो जो टेक्नोलॉजी एरिया है यानी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो एग्रीकल्चर के एरिया में भी बहुत कम है, हालांकि कुछ एरिया में हो चुका है। तो एक ये भी रीज़न है। तो 57 का डी। 58 पे आते हैं कि भारत सरकार ने जिन 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था 1959 में, 1969 में किया था दोस्तों। फैक्ट दोस्तों ये बार बार बहुत नज़दीक होता है, भूलता रहता है। तो वो होता है कि 19 जुलाई 1969 जो कुल 14 बैंक, उन 14 बैंकों के नाम हम लोगों ने कल देखा था। आप चाहिए दोस्तों तो एक बार स्क्रीनशॉट लेके आप इसको पढ़ सकते हैं। एक बार हम बोल देते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, सिंडिकेट बैंक, केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, इलाहाबाद बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो ये 14 हैं। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, भारतीय रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता के प्रश्न का परीक्षण, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तारापुर समिति ने किया था, जो सेकंड तारापुर समिति थी उसने भारतीय रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता के प्रश्न का परीक्षण किया था और इस कमेटी ने 2006 में अपना रिपोर्ट दिया था। इरिटा नियमित करती है। तो दोस्तों ये बहुत आसान है। ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए तो उसको आप क्या कर लिए, तोड़ दीजिए। तो आई से हमको पता है इंश्योरेंस होता है, इंश्योरेंस होता है। तो इंश्योरेंस का मतलब बीमा, जिसका संबंध है बीमा कंपनियों से। और हम लोग देखेंगे जो इरडा की स्थापना की गई थी वो बीमा नियामक एक एजेंसी है जिसकी स्थापना सन 2000 में की गई थी। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। 61 नंबर क्वेश्चन करना लायक नहीं है। 62 नंबर क्वेश्चन नहीं करेंगे। 63 नंबर क्वेश्चन आते हैं, करें कि रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित होता है। हम लोग देखेंगे दोस्तों, अगर हम लोग फ्रिज में खाद्य पदार्थ रखते हैं तो चूंकि उसका तापमान वहाँ पे बहुत कम होता है, यही रीज़न है कि किण्वन की क्रिया संभव नहीं होती है, यानी उसकी खराब होने की संभावना कम हो जाती है और वो लंबे समय तक ताज़ा रहता है। तो वो आदर्श स्थिति है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। स्वचालित कलाई घड़ी में ऊर्जा मिलती है। तो दूसरी हमारे हाथ के संचलन है उनसे वो एनर्जी प्राप्त करती है। यही रीज़न है, अगर स्वचालित घड़ी को आप कुछ दिन निकाल के रख देते हैं तो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगी। थर्मोस्टेट यंत्र है, यह क्या है? तो थर्मोस्टेट एक ऐसा यंत्र है जो तापक्रम को स्वनियंत्रित करता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, इसका रीज़न क्या है? तो दोस्तों देखेंगे हम लोग प्रेशर कुकर में जो प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। यही रीज़न है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होती है किसी भी भोज्य सामग्री की, उसकी बढ़ जाती है। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाने से क्या होता है कि जो वस्तु को है उसको अधिक से अधिक ऊष्मा की प्राप्ति होती है। यही रीज़न है कि जो हमारा खाना है वो जल्दी पकता है। तो इसका सही ऑप्शन है बी। 67 नंबर क्वेश्चन पे, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह है, क्यों? तो इसका सही आंसर है कि वे अपने ऊपर पड़ने वाले सारे प्रकाश को परावर्तित करते हैं। हम लोग कहेंगे दोस्तों जो सफ़ेद कपड़ा होता है वो लाइट आती है तो उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं, लाइट आएगी रिफ्लेक्ट कर देंगे। यही रीज़न है कि चूंकि वो सफ़ेद कपड़े प्रकाश के अच्छे परावर्तक होते हैं, यही रीज़न है कि गर्मियों में सफ़ेद कपड़े बोले जाते हैं। और चूंकि जो गाढ़े कपड़े होते हैं जैसे ब्लैक ले लिए, रेड ले लिए, जैसे खासतौर पर ब्लैक ले लिए, वो एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को। तो इसी के लिए हम देखेंगे ठंडी में बोला जाता है कि गाढ़े कपड़े पहनो, जो गाढ़े कलर को हो, जैसे ब्लैक पहनो, ETC ऐसे कुछ। और गर्मी में बोला जाता है वाइट पहनो, वाइट पहनो। 68 नंबर क्वेश्चन में, 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी प्लग को जोड़ा जाता है तो आधार सीरीज से जोड़ा जाता है। दोस्तों इसको देख लेंगे। 69 नंबर क्वेश्चन, कि खतरे का सिग्नल हमेशा लाल होता है।
दोस्तों इसके बारे में हम लोग कल या परसों के लेक्चर में पढ़े हैं, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। हम लोग देखेंगे दोस्तों कि जो रेड कलर है इसकी जो लैम्डा यानी तरंग दैर्ध्य है वो बहुत ज़्यादा होती है, और यही रीज़न है कि इसका प्रकीर्णन क्या है, कम होता है। जिसकी प्रकीर्णन कम होगी दोस्तों उसका लैम्डा यानी तरंग दैर्ध्य बहुत ज़्यादा होगा, और यही रीज़न है कि चूंकि इसका लैम्डा यानी तरंग दैर्ध्य बहुत ज़्यादा होता है, यही रीज़न है हमको दूर से दिखाई देती है। और ट्रैफिक में यही कारण है कि हमको रेड सिग्नल बनाया जाता है, खतरे का घंटी हमेशा रेड बनाया जाता है ताकि आप खतरा दूर से ही दिख जाए। तो इसका कथन और कारण दोनों सही है, कथन सही व्याख्या भी करता है। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कह रहा है कि एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों तापक्रम को नियंत्रित करते हैं, तो सही है, ये तो सही बात बोल रहा है। बी में कह रहा है कि एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं। डी ऑप्शन देकर कह रहा है कि दोनों वायु की गति को नियंत्रित करते हैं, तो सही है। तो दोस्तों हम लोग ध्यान देंगे तो जो एयर कंडीशनर होता है वो तो आर्द्रता को नियंत्रित करता है, लेकिन जो एयर कूलर होता है वो आर्द्रता को नियंत्रित नहीं करता है। यानी आर्द्रता को यानी ह्यूमिडिटी को जो नियंत्रित करने का काम है वो एयर कूलर नहीं करता है। आर्द्रता को नियंत्रित करने का काम एयर कंडीशनर एसी करता है। 72 नंबर क्वेश्चन, 71 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि जब टीवी का स्विच ऑन करते तो सबसे पहले हमको देखेंगे कि वॉइस सुनाता है, बाद में जो और चित्र आता है वो आता है। तो देखेंगे कि जो श्रव्य है यानी जो वॉइस है वो तुरंत सुनाई देती है, लेकिन जो दृश्य है वो जो पिक्चर है वो बाद में दिखाई देती है। रीज़न है कि दृश्य को कुछ अभ्यास समय चाहिए, यानी दृश्य के आने में थोड़ा सा कुछ टाइम लगता है, कुछ अभ्यास समय, कुछ प्रैक्टिस टाइम चाहिए। तो इसका सही आंसर है बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक अणु परमाणु कण नहीं है? तो हम देखेंगे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों अणु परमाणु कण हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो बचा क्या? ड्यूट्रॉन। तो इसका सही आंसर है ड्यूट्रॉन। निम्नलिखित विश्व यानी यूनिवर्स में कौन सा सर्वाधिक पाया जाता है? तो दोस्तों हम लोग देखें, वैसे नॉर्मली देखें तो ब्रह्मांड में सर्वाधिक जो है वो हाइड्रोजन पाया जाता है। अगर हम लोग भूपर्वतीय पे देखें तो भूपर्वती पर मैक्सिमम ऑक्सीजन पाया जाता है, और अगर वायुमंडल में देखें तो सर्वाधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है 78% के करीब में। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग देख लिए तो पूरे वायुमंडल में, ब्रह्मांड में सबसे अधिक हाइड्रोजन पाया जाता है। अगर हम लोग अपने भूपर्वती पे देखें तो ऑक्सीजन पाया जाता है, और ओवरऑल अपने अगर हम लोग पर्यावरण में, वायुमंडल में देखें तो 78% नाइट्रोजन पाया जाता है सर्वाधिक। मूत्रालयों के पास प्रायः नाक में चुभने वाली एक गंध वाली गैस होती है, वो कौन सी गैस है? तो दोस्तों वो अमोनिया होती है। जो यूरिया हम लोग मतलब जो मूत्र में होता है वो लगभग 3% यूरिया होता है और 0.3% यूरिक अम्ल होता है। जो मूत्र की पीएच को 6 से कम कर देते हैं, यानी अम्लीय प्रकृति का होता है। तो दोस्तों अगर ये पूछता है कि मूत्र की प्रकृति कैसी होती है, तो दोस्तों वो अम्लीय होती है। और उसका जो पीला रंग होता है वो किस रीजन से होता है? तो जो यूरोक्रोम नाम का वर्णक पाया जाता है, यूरोक्रोम नाम का वर्णक पाया जाता है, वही यूरोक्रोम नाम का वर्णक इसको पीला करता है। और जो यूरोक्रोम है वो हीमोग्लोबिन के विखंडन के यानी टूटने के पश्चात बनता है। तो यूरोक्रोम जो कि हीमोग्लोबिन के विखंडन यानी टूटने के पश्चात बनता है, यह मूत्र के रंग को पीला कर देता है, और इसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो 6 होती है, यानी अम्लीय होती है। 75 नंबर क्वेश्चन, सोडियम वाष्प लैंप, जो कि प्रीवियस ईयर में भी हम लोग किए हैं, पिछले 6 लेक्चर 7 लेक्चर में भी हम लोग किए हैं। तो यह एक प्रकाश वर्णी होता है जो सोडियम वाष्प लैंप होता है, जो सड़क पर हम लोग देखेंगे पहले लगाए जाते थे। वो पानी की बिंदु से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है, यानी एक वर्णी होता है। तो अगर हम लोग देखेंगे कि पानी क्या होता है कि पानी से अगर लाइट निकलती है तो वो कई सारे कलर्स में टूट जाते हैं, लेकिन सोडियम टूटता नहीं है क्योंकि यह एक वर्णी होता है, इसमें एक ही कलर ही होता है। वरना हमको पता है कि लाइट में कुल 7 कलर होते हैं। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता है, रीजन क्या है? क्योंकि पॉलीथीन पॉलीमर से बने होते हैं। यही कारण है कि पॉलीथीन को इन्वायरमेंट के लिए सबसे खतरनाक माना जा रहा है और सिंगल यूज पॉलीथीन को बैन किया जा रहा है। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आती है? दोस्तों चूंकि दूध जो होता है वो अपने अंदर लैक्टोज लिया होता है, यही रीजन है कि दूध मीठा होता है। दूध के अंदर लैक्टोज पाया जाता है, यानी दूध अपने अंदर लैक्टोज लिया होता है। ल से लैक्टोज, ल से लिया, तो इस तरह से याद कर लेंगे, यही रीजन है कि दूध मिठास होता है। कह कि सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखा जाता है। बेसिकली देखेंगे दोस्तों तो जापानी इंसेफ्लाइटिस जो फैलती है वो सुअरों से फैलती है, इसी के लिए कहा जाता है कि सुअरों को रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखो। 79 कह रहा है कि इलिसा टेस्ट किस बीमारी के लिए किया जाता है? तो इलिसा टेस्ट दोस्तों
एड्स के लिए किया जाता है। तो जो इलिसा टेस्ट किया जाता है वो एड्स के लिए किया जाता है। नेक्स्ट रक्तदाब को मापने का यंत्र है। तो दोस्तों जो रक्तदाब नापते हैं हम लोग वो स्फेग्नोमीटर से नापते हैं, स्फेग्नोमीटर से। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों बैरोमीटर से हम लोग एयर प्रेशर नापते हैं, एयर प्रेशर नापते हैं यानी वायु दाब नापते हैं। नेक्स्ट है टैकोमीटर। तो टैकोमीटर से हम लोग जो मोटर वाहन होते हैं, जो हमारे वायुयान होते हैं, इनकी वेलोसिटी को नापते हैं, इनकी वेलोसिटी को नापते हैं। आगे है एक्टोमीटर। तो जो एक्टोमीटर होता है दोस्तों, इसको सूर्य की किरण की तीव्रता यानी जो सनलाइट होती है उसकी तीव्रता कितनी है उसको हम लोग एक्टोमीटर से उसका अनुमान लगाते हैं, नापते हैं एक्टोमीटर से। टैकोमीटर से हम लोग वायुयान की स्पीड को ट्रैक करते हैं, मोटर वाहन की स्पीड को ट्रैक करते हैं, पता लगाते हैं। स्फेग्नोमीटर से रक्तदाब को मापते हैं। बैरोमीटर तो 50 बार आ चुका। सामान्य मानव शरीर का तापक्रम होता है। तो दोस्तों सामान्य मानव शरीर का जो तापक्रम होता है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। हाँ सही बोले हम लोग, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। एक्चुअली दोस्तों गर्मी बहुत ज़्यादा है, यही रीज़न है कि थोड़ा सा मुंह से गलत निकल जा रहा है। जो तापक्रम है वो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। और दोस्तों ये फार्मूला हम लोग याद कर लेंगे कि जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच का जो रिलेशन होता है वो होता है F-32 यानी फ़ारेनहाइट -32 बाई 180 इक्वल टू सेल्सियस बाई 100। इस बार देखेंगे, अगर ये फार्मूला जिसको याद था इस बार BEO का वो एक क्वेश्चन लगा दिया होगा। तो दोस्तों इस फार्मूले को याद कर लेंगे, पूरा चांस है कि यहाँ से एक क्वेश्चन आए। कह रहा है कि किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग होता है। तो दोस्तों आयोडीन की कमी के कारण घेंगा रोग होता है। आगे हम लोग आते हैं दोस्तों, कह रहा है कि महाधान जिसको हम लोग सुपर राइस करते हैं, इसको किसने विकसित किया था। इग्नोर करना दोस्तों इसको बहुत आसान है, कम से कम 2 ऑप्शन तो हम लोग इग्नोर कर देंगे। हम देखेंगे विश्व में जो हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं वो नॉर्मन बोरलॉग कहे जाते हैं, और भारत में जो हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं वो स्वामी नाथन कहे जाते हैं। तो ये 2 लोग तो होंगे नहीं। तो बचे कौन, खुश और गुप्ता। तो जो खुश हैं उन्होंने ही सुपर राइस बनाए थे और ये सुपर राइस बना के खुश है। तो GS खुश ने सुपर राइस बनाए थे और ये सुपर राइस बना के हमारे GS को टफ करती है, GS खुश। आम की बीज रहित प्रजाति है। तो आम की बीज रहित प्रजाति जो है वो सिंधु है, यानी आप अगर सिंधु आम खाएंगे तो उसमें आपको बीज यानी जो कुसली होती है वो नहीं मिलेगी। बाकी रत्ना, बॉम्बे ग्रीन, कृष्णा भोग हम लोग ऐसे भी याद कर लेते हैं कि ये तीनों आम की प्रजाति हैं। पेपर में ऐसा भी आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी आम की प्रजाति नहीं है, तो क्या पता उसमें से इन्हीं 3 में से कोई एक रहे। तो रत्ना, बॉम्बे ग्रीन और कृष्णा भोग। तो कृष्णा भोग क्या हो गया, आम, बॉम्बे ग्रीन आम और रत्ना हो गया आम। तो ये तीनों आम की प्रजाति हैं। पीत क्रांति यानी पीली क्रांति संबंधित है। तो हम लोग देखें जो पीली क्रांति वो खाद्य तेलों से रिलेटेड है, यही कारण है कि वो तिलहन से संबंधित है। दुग्ध हम लोग देखें तो ये श्वेत क्रांति से संबंधित है, श्वेत क्रांति से संबंधित है। आगे हम लोग मत्स्य देखें तो नीली क्रांति से संबंधित है, ये नीली क्रांति से। आगे हम लोग थोड़ी सी 2 क्रांति के बारे में और देखते हैं। तो दोस्तों गुलाबी क्रांति मांस व्यापार से संबंधित है। जो स्लेटी क्रांति है वो अंडे के उत्पादन से संबंधित है, और जो भूरी क्रांति है वो गैर परंपरागत ईंधन से संबंधित है। इसको हम लोग एक बार फिर देख लेते हैं। जो गुलाबी क्रांति है वो मांस व्यापार से संबंधित है, जो स्लेटी क्रांति है वो अंडे उत्पादन से संबंधित है, जो भूरी क्रांति है वो गैर परंपरागत ईंधन से संबंधित है। कंप्यूटर में कह रहा है कि पहला कंप्यूटर बनाया गया था तो चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया था। क्लास 6 के स्टूडेंट को अगर पूछेंगे वो कंप्यूटर पढ़ा होगा तो बना देगा। आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण संभव हो सका तो बेसिकली चिप्स के कारण हो सका, कि चिप्स समय के साथ छोटे होने लगे, स्मार्ट होने लगे, तो समाकलित परिपथ चिप्स के कारण। साइंस एंड टेक का क्वेश्चन, संगणकों के जो IC चिप्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, तो सिलिकॉन के बने होते हैं। दोस्तों ये फिर तीसरी बार क्वेश्चन हमको पिछले 8 साल में रिपीटेड मिल रहा है, तो हम लोग इसकी इंपॉर्टेंस को देख सकते हैं। जार्विक 7 क्या है, तो जार्विक 7 एक कृत्रिम हृदय है। ये फर्स्ट टाइम मिल रहा है लेकिन आगे के दिनों में हमको फिर मिलेगा। तो जार्विक 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कृत्रिम हृदय है। नेक्स्ट कह रहा है कि धूल प्रदूषण को रोकने के लिए कौन सा वृक्ष उपयुक्त है, तो वो दोस्तों सीता अशोक है। सीता अशोक धूल प्रदूषण रोक देगा, गंदगी को रोक देगा। तो ये सीता अशोक अगर आप लगाएंगे तो आपके गांव में धूल प्रदूषण नहीं होगा। किसी जल क्षेत्र में अगर BOD बढ़ जाता है यानी सुपोषण की स्थिति आ जाती है तो किस चीज़ का संकेत करती है, तो वो प्रदूषण, किसी सीवेज के प्रदूषण का संकेत करती है। और इस केस में जो ऑक्सीजन होता है वो घट जाता है। ऑक्सीजन जो होता है वो घट जाता है, क्यों, क्योंकि डिमांड बढ़ जाती है, ऑक्सीजन की
कमी आ जाती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है। ये चीज़ हम लोग याद रखेंगे दोस्तों। और कानपुर से इलाहाबाद के बीच में जो गंगा नदी है, सॉरी प्रयागराज जब कर लेते हैं, वहाँ पे बीओडी सर्वाधिक पाई जाती है, कानपुर से प्रयागराज के बीच की। आगे हम लोग 92 नंबर क्वेश्चन उत्तर प्रदेश का है, नहीं करेंगे, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। 92 नहीं करेंगे, 3 नहीं करेंगे, 4 नहीं करेंगे। 5th नंबर भी क्वेश्चन भी कोई अच्छा नहीं था, 6 भी बकवास का क्वेश्चन था उस टाइम का। 7th नंबर भी क्वेश्चन 2001 का है। 99 भी। 100 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, 100 नंबर क्वेश्चन को। तो 100 नंबर क्वेश्चन हम लोग करेंगे। देखेंगे दोस्तों कि जो इसमें कुछ मेले का नाम दिया है, उसमें है बटेश्वर, देवा, हरिदास जयंती और नौचंदी। तो दोस्तों जो इसमें बटेश्वर है, तो जो बटेश्वर है वो आगरा का मेला है, आगरा का मेला है। तो बटेश्वर किसका है? तो बटेश्वर आगरा का हो गया। उसके बाद से हम लोग देखेंगे जो देवा है वो बाराबंकी का है, बाराबंकी का है। तो अगर हम लोग 3 और 1 मैच कराना है तो इसका सही ऑप्शन हो गया डी। बाकी सारे मेलों के बारे में एक बार 1 मिनट के अंदर देख लेते हैं। तो दोस्तों जो नौचंदी मेला है वो मेरठ का है। जो देवा शरीफ मेला है वो हम लोग देखेंगे बाराबंकी का है। जो बटेश्वर मेला है तो दोस्तों हम वो ये देखें तो ये आगरा का है। और 2 हरिदास जयंती है वो वृंदावन में मनाई जाती है। एक तो हम लोग ये देख लिए। सेकंड हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि जो नौचंदी मेला है जो मेरठ में मनाई जाती है, ये हिंदू मुस्लिम के लोगों के समान रूप से मनाई जाती है। नौचंदी मेला यानी हिंदू मुस्लिम दोनों लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। देवा शरीफ मेला अगर हम देखें तो बाराबंकी में यहाँ पे एक दरगाह है। वो दरगाह किसकी है? तो वारिस अली शाह की दरगाह है और यहीं पे ये मेला लगता है। ये भी हिंदू मुस्लिम प्रेम का, एक सद्भावना का एक मेला है। आगरा जनपद में हम लोग देखेंगे तो जो बटेश्वर है ये व्यापारियों का एक मेला है, तो इस चीज़ को हम लोग ध्यान देंगे। और जो हरिदास है वो चूंकि वृंदावन में इनका जयंती मनाई जाती है, हरिदास जयंती, तो इसलिए इससे लिंक है। तो हम लोग छोटे से में सारा चीज़ देख लिया। इसकी स्क्रीनशॉट दोस्तों ले लीजिएगा। महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है, तो महर्षि वाल्मीकि आश्रम बिठूर में स्थापित है। अगर आप लोग कानपुर की बिठूर में जाएंगे तो महर्षि वाल्मीकि का आश्रम आपको मिल जाएगा। 102 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किस प्रदेश में यूरेनियम सीमित भंडार की खोज की गई है? यूरेनियम की खोज की गई है, लेकिन यूरेनियम के बारे में अभी हम लोग रिसेंट में ऊपर पढ़े हैं दोस्तों। तो वो है ललितपुर में। हम लोग देखेंगे ध्यान से, ललितपुर उत्तर प्रदेश का जो जिला है वहाँ पे तांबा और यूरेनियम इन दोनों की खोज की गई है। हालांकि इसकी भंडार सीमित है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ललितपुर। कह रहा है उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है, तो नरौरा में है। दोस्तों ये चौथी बार हम लोग पढ़ रहे हैं पिछले 8 साल में। 1/4 नहीं करेंगे। 1/5 चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है, तो हम देखेंगे दोस्तों जो चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है वो है ब्रजभूमि का। आते हैं हम लोग बाकी जो नृत्य हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं। तो जो धरिया नृत्य है ये बुंदेलखंड का है। जो पाई डंडा है ये भी बुंदेलखंड का है। जो राई है ये भी बुंदेलखंड का है। और जो दीपावली है ये भी बुंदेलखंड का है। तो बुंदेलखंड के धरिया, पाई डंडा, राई और दीपावली ये चारों बुंदेलखंड का है। आगे हम लोग थोड़ा सा और फैक्ट देखें जो कि बेहद याद नहीं करना, बस देख लेते हैं। यह कुम्हार प्रजाति के लोगों के द्वारा मनाई जाती है। पाई डंडा अहिरों के द्वारा मनाई जाती है। राई नृत्य ये बुंदेलखंड की महिलाओं के द्वारा मनाई जाती है। विशेषता हम लोग देखेंगे श्री कृष्ण जन्माष्टमी होती है, उस अवसर पर राई नृत्य होता है जो कि महिलाएं करती हैं। बुंदेलखंड दीपावली पे हम लोग देखेंगे तो ये अनेकानेक दीपकों को प्रज्वलित यहाँ पे किया जाता है और नृत्य किया जाता है दीपों को सर पर रखकर। तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग बस इतना याद रखेंगे कि चरकुला नृत्य ब्रजभूमि से संबंधित है। बाकी बुंदेलखंड से रिलेटेड कौन कौन सी हैं? तो धुरिया नृत्य बुंदेलखंड से, पाई डंडा बुंदेलखंड से, राई नृत्य बुंदेलखंड से और दीपावली नृत्य भी बुंदेलखंड से। तो पेपर में क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य बुंदेलखंड से संबंधित नहीं है? तो हम लोग ध्यान से देखेंगे, उसमें धरिया, पाई डंडा, राई और दीपावली ना रहे। 106 कर है कि संगीत रत्न पुरस्कार किसकी स्मृति में दिया जाता है? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की स्मृति में। दोस्तों हम लोग रीजनिंग की क्वेश्चन और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन नहीं देंगे। आपको बता दें दोस्तों कि रमन सर के द्वारा रीजनिंग और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन जो सीसेट के पेपर है उसकी क्लास ली जा रही है। आपसे निवेदन है कि जिन लोग की सीसेट वीक हो वो रमन सर की क्लास देख लें।
आगे हम लोग सीधे विविधा के क्वेश्चन, क्योंकि समसामयिकी भी उस समय का हमारे लिए इंपॉर्टेंस नहीं है, तो हम लोग सीधा विविधा के क्वेश्चन पे आएंगे। इस बार 2-3 क्वेश्चन विविधा में काफ़ी अच्छे हैं। इसको दोस्तों थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं, यहाँ भी आ गया है। जा भाई, आते हैं दोस्तों। कह रहा कि श्री अरविंदो आश्रम स्थित है, तो दोस्तों पांडिचेरी में। हम देखेंगे जब अरविंद घोष को अंग्रेजों ने बहुत परेशान कर दिया, उनको काल कोठरी में डाल दिया, तो जब वो वहाँ से वो निकलते हैं तो सन्यासी बन जाते हैं, तो पांडिचेरी में उनका आश्रम है। सूर्य मंदिर स्थापित है, तो दोस्तों सूर्य मंदिर कोणार्क में स्थापित है। और हम लोग देखें तो जो कोणार्क का मंदिर है वो कहाँ पे है? उड़ीसा में। नरसिंह देव प्रथम ने इसको इस्टेब्लिश करवाया है। बाकी इसको छोड़ते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी उसमें फैक्ट 144 कराए कि बगलिहार पावर प्रोजेक्ट, जिसके विषय में पाकिस्तान द्वारा विश्व बैंक के समक्ष एक विवाद उठाया गया है। दोस्तों जो पावर प्रोजेक्ट उसका नाम एक बार फिर देखिए, बगलिहार पावर प्रोजेक्ट। ये किस नदी पे है? चेनाब नदी पे। तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है बगलिहार पावर प्रोजेक्ट किस नदी पे है? चेनाब नदी पे। 145 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ये हम लोग कल परसों भी किए हैं, तो अप्रैल 2005 में स्टार्ट किया गया था। ये तीसरी से चौथी बार दोस्तों हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं इसको, तो अप्रैल 2005 में स्टार्ट किया गया था। 46, 47 नहीं करेंगे दोस्तों, 49 पे आते सीधे। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का वह कौन सा राज्य है जिसने 26 जनवरी को इंडियन अमेरिकन डे के रूप में मनाने का डिसीजन लिया है? तो वो दोस्तों वो राज्य है वर्जीनिया। जो वर्जीनिया राज्य है वो इंडियन अमेरिकन डे के रूप में मनाने का डिसीजन लिया है। दोस्तों 150 क्वेश्चन बिल्कुल नहीं इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने अपना पूरा डिस्कशन खत्म कर लिया है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल यूपीएससी हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। दोस्तों जो हम लोगों ने अभी रिसेंट में एक प्रोग्राम अपना स्टार्ट किया है कि डिस्कशन शुरू होने के 15 मिनट पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करेंगे। आज हम लोग 3 टॉपिक देखे कि हम लोग ने जो पीटी के नज़रिए से एक तैयार किया। तो अगर दोस्तों आपको ये स्ट्रेटजी अच्छी लग रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम लोग रोज़ 2-3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पहले 15 मिनट में कवर कर लें। इससे क्या होगा दोस्तों, कम से कम हम लोग 25 से 30 टॉपिक जब तक हम लोग सन 2015 से तक का पेपर लगाएंगे तब तक हम लोग कम से कम 15 से 20 टॉपिक इंपॉर्टेंट जो है वो डिस्कस कर जाएंगे, जो आपके लिए मेरा पूरा विश्वास है कि नियर अबाउट यहाँ से 8 से 10 क्वेश्चन फंसने के पूरे चांस हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। कल मिलते हैं 2008 के पेपर के साथ। शुभ रात्रि।